हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई, सब बढ़िया। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर्स, मतलब मुझे लगता है लास्ट 3 लेक्चर्स बचे हुए आज का लेक्चर मिला के। इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर्स और आएंगे, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होगा और एक चैप्टर छोटा सा सरफेस केमिस्ट्री। 28 फरवरी डेट याद है, मुझे याद है, तुम्हारी तरफ से भी, तुम्हें भी याद होगा। हमने ये सफर दिसंबर में शुरू किया था और फरवरी में एंड करने वाले। जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, आप सबने मेहनत करी है। अगर आप इस वीडियो को बैकलॉग के बिना देखे रहे हो और सारी चीजें टिल नाउ कंप्लीट कर रखी है, या हो सकता है कुछ लोग बोर्ड्स के बाद देख रहे हो, तो भी टेंशन मत लो, बिकॉज चीजें अभी भी आपके हाथ में हैं। अगर आप चाहोगे तो भी चीजें कर सकते हो। अगर आप यहां तक आ चुके हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उधर अपने अंदर एक आग जला के रखी है कि नीट फोड़ना है, नीट फोड़ना है, नीट फोड़ना है। और बहुत सारे लोग तो मतलब ठीक है, अलग अलग तरीके से रिवाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे कोई उम्मीद सीरीज फॉलो कर रहा है, कोई कहीं माइंड मैप सीरीज फॉलो कर रहा है, कोई ब्रह्मास्त्र फॉलो कर रहा है, कोई कहीं से ही फॉलो कर रहा है। अल्टीमेट गोल याद रखना है। तुम चाहे इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पहले था, यहाँ था, यकीन में था, या क्रैश कोर्स में हो, चाहे उम्मीद में हो, चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, सब जगह सेम ही रहना है, कुछ अलग नहीं होना है। सब कुछ जगह ऑब्वियस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, रहना सेम है। बस आप देखो कि आप कहां से जल्दी कर सकते हो, आप कैसे चीजों को फास्ट रिवाइज कर सकते हो, किस तरह से, मतलब होता है ना, जल्दी से जल्दी अपना काम कैसे फिनिश कर सकते हो। इन सब चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, ट्राई करना, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छी करी जाए। एग्जाम 7 मई 2023 हमारा दिन है, और उस दिन हम लोग शानदार तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। उस शाम को, वो शाम हमारी अपनी होगी, वो रात हमारी अपनी होगी, और हम सब लोग मिल के सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पक्का। तो चलो, अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 पे आएंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 3 पे आने से पहले जो लेक्चर नंबर 2 तक किया है, उसको फटाफट रिवाइज करते हैं थ्रू क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बता दिया था कि हाँ सर, हमारा ये चीजें हो रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सही हो रहे थे, कुछ लोग गलतियां कर रहे। देखो, गलतियां अभी करना तुम्हारे लिए अलाउड है। बहुत सारे लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं, उसके बीच में भी ये चीजें कर रहे हैं, दैट मतलब उनको तो हैट्स ऑफ है भाई। अलग लेवल पे आप चल रहे हो। अगर आप बोर्ड्स के बीच में भी ये पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। रीजन कि यार बहुत कम लोग होते हैं जो होता है ना कि दो नाव पे चल रहे होते हैं और सही शानदार तरीके से बैलेंस करके चल रहे हो। बट आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सर जिन लोगों ने लास्ट में देखा था मैंने कि हाँ कुछ गलतियां हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, सोचो ना, आप इमेजिन करो, अभी 10 चैप्टर बीते, 11वां चैप्टर चल रहा है, 12वां चैप्टर अभी आएगा। सर 12 चैप्टर के अंदर कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे, और उसको भी फिनिश नहीं कर पा रहे, उसको भी साथ साथ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट लास्ट 2 मंथ से सोचो ना, हमारी डिसिप्लिन सोचो। एज अ टीचर हम लोग कितने डिसिप्लिन आपकी लाइफ में चल रहे हैं, कि डेज अगर प्रॉमिस्ड है तो बस एक दिन वो मिस हुआ है, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा क्लास हुई है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा क्लास केमिस्ट्री में नहीं। ट्राई करो, आप भी साथ साथ ट्राई करो, इस तरह की स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करो। चीज़ें सारी कवर्ड अप हैं। हाँ, हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ फास्ट हो रही हो, कहीं पे कोई चीज़ स्लो हो रही हो। इसके लिए यार, अब क्रैश कोर्स है, 2 साल की चीज़ को 3 महीने में, 2 महीने में समराइज कर रहे हो, तो ऑब्वियस चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम सब कर लोगे, पक्का। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। कल के क्लास के क्वेश्चन में देख लो अपने पास। सर एनर्जी दी हुई है दो अलग अलग लोगों की रेडिएशंस की, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन पूछा जा रहा है। मुझसे कोई बता सकता है क्या सर वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा अगर λ1/λ1 पूछा जाए। एनर्जी जो होती है 1/λ होती है, शायद हम सब लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली थी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब पढ़ी थी तो एनर्जी का रेशियो अगर निकालने जाएंगे, एनर्जी E1/E2 इज नथिंग, λ1 क्या हो जाएगा, λ1 कह रहा हूं, λ2 क्या हो जाएगा, λ1 हो जाएगा। यही हो रहा होगा। और इसी को उठा के λ2/λ1 का रेशियो अगर निकालने चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 25। दोनों का रेशियो सेम है, यूनिट सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, तो λ2/λ1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कल भी एक टाइप से इनडायरेक्ट में बोला था मैंने, कि अगर कोई लेमडा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और दो वेवलेंथ एमिट करता है, दो वेवलेंथ एमिट करता है, तो इनके बीच का हमने कल रिलेशन निकाला था एनर्जी कंजर्व करके। और एनर्जी कंजर्व करके रिलेशन जो निकाला था 1/λ1 + 1/λ2, तो यहाँ पे 1 जो लैम्डा निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, λ1 + λ2 डिवाइड बाई λ1 λ2, यही होगा शायद अगर निकाले तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ1 λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस क्या आ जाएगा, λ2।
2। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो ये अपने पास λ1 डिवाइड बाई λ2 कौन सा हो जाएगा? सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वेवलेंथ ऐसे रिलेटेड होता है। सर ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते थे? तो याद करो, हमने निकालने की कोशिश करी थी। R0 इंटू ए की पावर कितना होता था? 1/3। R0 कितना है? 1.3 इंटू 10 की पावर -15। सर जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ए की वैल्यू कितनी है? 125 की पावर 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 1/3 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू 10 की पावर -15। कितना मीटर्स आ जाएगा? 6.5 इंटू 10 की पावर -15। सीधा सीधा फॉर्मूला। सर ये क्या होने वाला है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनकरेक्ट बताना है। इलेक्ट्रॉन के अराउंड कौन सा इनकरेक्ट है? नेगेटिवली चार्ज है, बहुत बढ़िया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ था पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने पहले भी कर रखी हैं। आप इसलिए देखते रहो कि साथ साथ में कितने क्वेश्चंस आप रिवाइज कर पा रहे हो। यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन तो किया था। इवन मैंने याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी कि रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। तो ये आपने वचन दिया था मुझे। तो अब सर देख लो, इधर जाएंगे तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर इस साइड जाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। सर इधर आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज। द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ किसके पास होने वाला है उसको उठा के देख लो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव्स का। वे फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेज में सबसे ज्यादा कौन सी होंगी? कॉस्मिक रेज होंगी। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देख लो। माइक्रो, माइक्रो के बाद कौन आता है? यूवी रेडिएशन। फिर क्या? IR? नहीं, ये नहीं होगा। माइक्रो के बाद कौन आएगा? रेडियो। ये भी नहीं होगा। यूवी के बाद कौन आएगा? रेडियो। ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देख लो। रेडियो के बाद क्या आ रहा है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद क्या आ रहा है? विजिबल। और विजिबल के बाद क्या आ रहा है? एक्सरेड। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर किया हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप 3 क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड दे सकते हो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड आप दे सकते हो अगर आपको शॉर्टकट पता है तो। पक्का हो जाएंगी चीजें, श्योर हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं, पकड़ पकड़े करते रहिए। लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक, अब रिवाइज हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक आ चुके थे कि हमने बोर्स मॉडल में कुछ कुछ डेरिवेशंस कर लिए थे और वहां पे हम लोगों ने चीजें डिराइव करनी शुरू कर दी थी। बोर्स मॉडल में हमने डिराइव कर लिया था कुछ कुछ चीजें और यहां पे देखना शुरू किया था कि बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड होता है? वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड होगा। और एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जब वैलिडिटी मानते हैं तो वहां पर हमने बात करी थी हाइड्रोजन होगा, हीलियम प्लस होगा, लिथियम +2 होगा, ऐसे ऐसे करके हमने बना दिया था। बोर्स मॉडल में बात करें तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल दिया था। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकाल दिया था। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने गए थे तो मैं सर रेडियस का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो 0.529 n² एंगस्ट्रॉम लिख रहा था, या फिर 52.9 n² पिकोमीटर लिख रहा था। तो ये मैंने निकाल दिया हुआ था। सर हमने ये भी निकाल दिया था डिराइव करके कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर इसके बारे में बात करेंगे, nth ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यही होगा पक्का। तो 2.18 इन 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर ली थी। हमने पोस्टुलेट्स ले लिए थे। मैं पोस्टुलेट्स के बारे में बात करूं तो पोस्टुलेट्स भी हमने ले लिए थे। ये सब चीजें हमने बात कर ली थी। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स हमने क्या क्या किया था तो मैं पहले ही बता देता हूं। सर हमने मान लिया था कि ZE² इज नथिंग mv²/r और mvr इज नथिंग nh/2π। इन्हीं दो से हम लोग रिलेट कर रहे थे और ये सारी चीजें डिराइव कर ली थी। यही था दो चीज। बाकी mvr एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। अच्छा आगे जाके हम लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे भी कि h/2π को हम बार बार लिख सकते हैं, h बार भी लिख सकते हैं। आगे जाके ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको आगे चलते हैं। देखो यहां तक कर लिया था, रेडियस आ गया, एनर्जी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब थोड़े से क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर रेडियस का रेशियो किसने दे दिया, अगर रेडियस का रेशियो दे दिया गया तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n²/z।
तो सर रेडियस में अगर रेशियो निकालना है, अगर किसी को R1/R2 निकालना है तो N1 स्क्वायर, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं N2 स्क्वायर इंटू Z2/Z1 भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो Z/N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके केस में भी बात करेंगे तो V1/V2, वेलोसिटी का अगर रेशियो निकालना है तो Z1/Z2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और N2 क्या हो जाएगा N1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर एक बात बताओ, व्हाट इज सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस क्या होगा? अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं तो सरकमफ्रेंस क्या होने वाला है? सरकमफ्रेंस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर सरकमफ्रेंस की बात करूं तो सरकमफ्रेंस जो होगा वो कितना इक्वल होता है 2πr, ऐसे ही चलता है शायद, यही होगा सरकमफ्रेंस। अगर किसी सर्कल की बात करें तो 2πr। अगर nth ऑर्बिट का निकालने जाओगे तो ये होगा। तो सरकमफ्रेंस का भी, अगर सरकमफ्रेंस का भी कोई पूछेगा तो जो ऑर्डर, जो रेशियो आपका, जो रेशियो आपके डायरेक्टली रेडियस के आ रहा है वही क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का भी रेशियो हो जाएगा, N² आ जाएगा। सरकमफ्रेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, N² हो जाएगा। तो सर रेडियस का हो, चाहे वेलोसिटी का हो, चाहे सरकमफ्रेंस का हो, मैं यहाँ साथ में ऐड कर देता हूं, यहाँ साथ में ऐड करता। सरकमफ्रेंस पता है ना अपने को, किसी ट्रायंगल के अंदर सरकमफ्रेंस मतलब क्या होने वाला है, सरकमफ्रेंस इज नथिंग, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और N² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पक्का। तो ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। बोर्स मॉडल हो गया ये, वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, Vn की वैल्यू क्या होती है, पक्का। ये सब छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी। पॉस्टुलेट्स कर लिया था, ये बेसिक चीजें कर ली थी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस देखते हैं इनके। सर ये देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई, किसके लिए बोर्स थ्योरी नहीं अप्लाई होती है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 के पास 3 थे, 2 चले गए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस के पास क्या हो जाएगा, 2 थे 1 चला गया तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसके ऊपर बोर्स थ्योरी नहीं लगने वाली है, बोर्स थ्योरी इसके ऊपर अप्लाई नहीं करने वाले। सर रेडियस ऑफ, ये 2022 का क्वेश्चन है, देखो जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में दिखते हैं तो आपको कुछ नहीं, लिखने का स्टाइल सही कर लेना। मुझे ना बस एक साइड में एक चीज लिखूंगा मैं, ये ध्यान रखना कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/Z। अब रेडियस ऑफ कौन सा ऑर्बिट ले रहा है, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। दूसरा किसको निकालना है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। मैं तुम्हें सीधा लिख रहा हूं, एग्जाम हॉल में आप इतने सुकून के साथ कर दो कि आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ये देख लो कैसा होगा, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, सेकंड ऑर्बिट मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हीलियम का जेड कितना होता है 2, ये हो गया हीलियम के लिए। सर नेक्स्ट देखोगे लिथियम की बात करेंगे तो सर लिथियम में क्या होगा, सर ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 3। सर ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 3। सर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 3/2 टाइम्स रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सर 3/2 टाइम्स कितना हो जाएगा 105.8, 1.5 टाइम्स, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, और इससे बड़ा होगा पिकोमीटर में ही बड़ा होगा, तो पिकोमीटर में ही आंसर आएगा, एंगस्ट्रॉम में आने का लॉजिक नहीं बनता, तो ये हटा दो। पिकोमीटर में इससे बड़ा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। पिकोमीटर में अगर बात करेंगे तो सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा। तो एग्जाम हॉल में बस ये लिखने का तरीका देख लेना, लिखने का तरीका क्या है हीलियम का, ये देख लो। तो देख भाई, अब इस तरह क्वेश्चन जब भी करने होते हैं ना तो आपको लिखने का बस स्टाइल सही कर लेना है। अगर लिखने का स्टाइल सही है ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रीजन लिखने के स्टाइल में, जैसे कोई यहाँ ऐसे नहीं लिखेगा ना, उसका हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। आप सिंपल सा शॉर्टकट याद रखो कि सर रेडियस हो चाहे सरकमफ्रेंस हो, N²/Z पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है, Z/N पे डिपेंड कर रही होती है। ये बेसिक चीज याद रखो, उसके हिसाब से क्वेश्चन करो। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन को ये देते, जैसे ये क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी ऑफ, आपको सर नहीं पता, आप सिंपल सा सिंपल वेलोसिटी का रेशियो लेना है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Z/N। सर वेलोसिटी किसका चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट का, किसका, हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, हाइड्रोजन का ही पूछ रहा है। अगर हाइड्रोजन ही है तो उस केस में सर अगर Z सेम है, इफ Z इज सेम, अगर Z इक्वल है तो वेलोसिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1/n। तो सर यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3/1 हो जाएगी।
क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट और डिवाइड बाय फर्स्ट ऑर्बिट। सर वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3। सर क्या हो जाएगा x बाई क्या आ जाएगा 3। आप एग्जाम हॉल में क्लियरली ऐसा लिखा करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि सर आप अगर इस तरह से एकदम होता ना कि आप क्रिस्टल क्लियर दिमाग में आपके है कि यार मुझे ऐसे क्वेश्चंस करने, इस तरह क्वेश्चंस करने, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आपको इस तरह क्वेश्चंस कभी परेशान कर ही नहीं सकते। जैसे मुझे लगता है कि जेड सेम, अगर सर सामने वाले ने बोलता कि ऑर्बिट सेम है तो मैं क्या करता, अगर ऑर्बिट सेम होता, अगर ऑर्बिट सेम होता तो मैं सीधा सीधा लिख लेता कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करनी है, हो जाएगा सर पक्का। अच्छा चलो अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फिर से अब ये चाहो तो आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई लो, मतलब एक होता है 10 सेकंड 20 सेकंड में करके देखो कैसे करना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। मुझे पता है रेडियस n स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करता है, तो सर ये इसका 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 हो जाएगा और यहां 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर रेडियस का रेशियो निकालूंगा, ये क्या आ जाएगा 3/4। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज नथिंग, आपको नथिंग 4/3 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये देख लो, 4/3 ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या दिया है, x दिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4x/3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4x/3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 4x/3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। पक्का हो जाएंगी चीजें। ये क्वेश्चन देखो, बोर्स मॉडल में बी अप्लाइड टू, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सर, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हीलियम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, हीलियम में 2 हैं, हीलियम प्लस पे अप्लाई हो सकता है तो इस पे नहीं होगा। कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 के 6 खत्म कर दोगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कार्बन पे 0 इलेक्ट्रॉन हो गई, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। सोडियम के ऊपर बात करते हैं, बेरिलियम के ऊपर बात करते हैं, बेरिलियम +2 में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। किसके ऊपर अप्लाई होगा, सोडियम +10 के ऊपर, सोडियम +10 के ऊपर। क्यों, क्योंकि सोडियम +10 को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सोडियम +10 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो बोर्स मॉडल ऐसे अप्लाई होता है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। पक्का श्योर हो, तो ये छोटी छोटी चीजें आप करते रहिए सर। नेक्स्ट देखो अपने पास मुझसे कितने वाला सरकमफ्रेंस का ऑर्बिट बताइए। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बार बार बोल रहा हूं, सरकमफ्रेंस का रेशियो मतलब क्या हो गया सर, सरकमफ्रेंस मतलब रेडियस का रेशियो, तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, n²/z। सर हीलियम है, फिक्स्ड है, तो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरकमफ्रेंस निकालना है C3 अपॉन क्या, C2 का निकालना है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर z सेम है, तो ये कितना हो गया, 9 क्या हो जाएगा, 4। क्या आ जाना शुरू हो जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/9 9/4। जो भी है इस तरह क्वेश्चंस करते रहिए, सरकमफ्रेंस निकालते रहिए, हो जाएगा सर। सरकमफ्रेंस n²/z करते रहो सर। क्वेश्चंस छोटे छोटे, द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सी परमिसिबल वैल्यू नहीं हो सकती सर, एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम जब भी होगा, एंगुलर मोमेंटम जब भी होगा, जो तुम आंसर सोच रहे हो देखना उसमें कुछ गलतियां हो रही होंगी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2π के। एग्जाम हॉल में क्या किया गया है सर, इसको सही से लिखो तो ये क्या लिखा जाएगा, 3/2 H/π, यही लिखा जाएगा ना। देखो 3/2 H/π लिख सकता हूं सर, ये परमिसिबल है, इंटीजर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखना अपने पास, क्योंकि कुछ लोगों ने डी आंसर टिक कर दिया होगा, नहीं भाई साहब इसको आप सही से देखो ना, तो आपको क्या लिखा जा रहा है, H/2π, ये भी इसके साथ परमिसिबल है। एंगुलर मोमेंटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 होना चाहिए था, इसमें दिक्कत नहीं। यहां देखो अगर अपने पास, तो इसको सही से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 H/π हो जाएगा, और सही से लिखोगे तो 5/2 H/2π हो जाएगा, और 5/2 को इसको लिखेंगे। कौन सा परमिसिबल नहीं है सर, ये परमिसिबल नहीं है, बिकॉज ये इंटीजर नहीं है, अपने पास इंटीजर कह रहा हूं, ये होल नंबर नहीं है। आपको हमेशा क्या लेना है, होल नंबर लेना है, ये जो नंबर है वही लेना है। एंगुलर मोमेंटम क्या लेना है, NH/2π, हमेशा होल नंबर लेना है। अगर आप 2.5 ले लोगे तो आपका आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। पक्का, तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें उठा करते चले जाइए, पक्का हो जाएगा सर। ये परमिसिबल नहीं होगा, तो ये हमारी
क्लास की कहानी थी जो हम लोग कर रहे थे। अब फिर से एक बार बोर्स मॉडल में आते हैं एनर्जी के ऊपर, एनर्जी देखना शुरू करते हैं। एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो एनर्जी अगर मैं बात करूं एनर्जी कैलकुलेशन की, तो एनर्जी हमने बोला था बोर्स ऑर्बिट में क्या था, लास्ट क्लास में बात करते कि एनर्जी क्या होती है बोर्स ऑर्बिट की। सर वो रास्ते की फिक्स्ड होती है, मतलब आप इस रास्ते पे है तो आपकी इतनी एनर्जी होगी, इस पे होंगे तो इतनी एनर्जी होगी, इस पे होंगे तो इतनी एनर्जी होगी, ये सब कुछ क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी अगर निकालने चलते हैं, एनर्जी कैलकुलेशंस करते, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालना शुरू करते हैं, तो मेरे पास दो टाइप की एनर्जी आती है। थोड़ा ध्यान से देखना। सर आपके ऊपर न्यूक्लियस है और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आपके ऊपर न्यूक्लियस और यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इनके बीच में आती है कौन सी चीज, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के जेड ई, और ये नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो के जेड ई, और ये क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। किसने बोला सर इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखोगे, आपको एक चीज बताई गई है, शायद याद करो, के जी डी स्क्वायर, ये के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल लिखने को बोला गया था, एम वी स्क्वायर बाई आर के। पक्का? क्यों? क्योंकि सर आप याद करो फर्स्ट पोस्टुलेट से यही था, एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। सर ये फर्स्ट पोस्टुलेट थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू, ये कहां से आया, तो कल ही हमने किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दूं, और ये जैसे ही करूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल जैसे ही करूंगा, एम वी स्क्वायर की वैल्यू इतनी लिख दी जाएगी। यही होगा सर, के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। तो ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग हाफ एम वी स्क्वायर, ये के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। पोटेंशियल एनर्जी और क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के बीच का पहले रिलेशन देख लो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं सही से देखूं ना, पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी सही से अगर डिवाइड कर दूं, तो ये कितना आने वाला है, -2। यहां मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग -2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कर दूंगा, तो ये 2 पर चला जाएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब कुछ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहला रिलेशन तो ये आ गया। सामने वाला ये भी रिलेशन पूछ सकता है, तुम्हें रटना नहीं है, तुम ये दो चीजें याद रखो, इतने से ही काम चल जाएगा। सर अगर कोई बोले कि पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स काइनेटिक, व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इज नथिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, -के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये कितना हो गया, +के जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2r। सर टोटल एनर्जी निकालने जाओगे तो टोटल एनर्जी जो आएगी मेरे लाइफ में वो क्या आ जाएगी, सर अगर मैं सही से सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, -के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, -के जेड ई स्क्वायर बाई, -के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, -के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, -के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा टोटल एनर्जी का भी रिलेशन चाहो तो यहां लिख सकते हो, टोटल एनर्जी का भी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो रही है, अगर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को देखो तो टोटल एनर्जी इज नथिंग माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कर दिया जाए तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, -1। तुम्हें जो लगता है तुम वैसे उठा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स कह रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा। देख लो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। आप इन सब चीजों को रट नहीं सकते हो, आप ये रेशियोज रट नहीं सकते हो, बेटर है आप ना फिजिक्स लगाओ थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सीधा सीधा याद रखो। अगर मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दूंगा, ऑल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो टोटल एनर्जी जो होगी, अगर टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इन nth ऑर्बिट अगर निकालना चाहूं तो इसका फॉर्मूला देख लो अपने पास, En जो आएगा दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेंगे। किसने बोला नहीं सर मुझे तो जूल्स में चाहिए, तो 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल अपने पास जूल्स पर एटम आ जाएगा। लेकिन मैं जूल्स पर एटम में नहीं लेता, जनरली हम लोग क्या करते हैं इस पे ले रहे होते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा एन स्क्वायर जूल्स पर एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। किसने बोला नहीं सर मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 23.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसने पूछ दिया, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होने वाली है सर, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, माइनस, बस प्लस कर देना है, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर आपके ऊपर है, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को रटिए, और मैं तो बोलूंगा नहीं कि रटने के लिए, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो ये वाला, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, उसमें से भी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का रेशियो याद रखिए, एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये ध्यान रखिए, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका ध्यान रखिए काफी पक्का। वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, सब के सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के ऊपर पक्का। जूल्स के टर्म में निकालोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में निकालोगे, निकालते रहो। अच्छा आप कोई बोले कि सर एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है, एनर्जी ऑफ मान लो इसे निकालना शुरू कर दिया, n इज इक्वल्स टू 1, तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या आ जाएगा, फॉर हाइड्रोजन निकालते हैं, चलो हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, क्योंकि बार बार करना है अपने को, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी n इज इक्वल्स टू 1 लिया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की, सब कुछ पुट कर दोगे, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या है 1, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 2, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने जाऊंगा, सर ये कितना हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 3 पे जाऊंगा, E3 की बात करूंगा, -13.6 अपॉन क्या आ जाएगा 9, और इसकी वैल्यू बात करूंगा तो -1 पॉइंट क्या आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 4 पे जाऊंगा, तो n इज इक्वल्स टू 4 पे E4 निकालने जाऊंगा, तो ये कितना आना शुरू हो जाएगा, इसको निकालने जाऊंगा तो 13.6 अपॉन 61 -0.8 आ जाएगा, -0.8 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू में निकालना चाहूँ, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, ये देख लो 13.6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 16, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके n इज इक्वल्स टू 5 पे निकालने जाऊं तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट कितना आ जाएगा -30, ये कितना आ जाएगा, तो बस ये 5 तक ही याद रखो काफी है, 13.6 डिवाइड बाई 25 -0.544 आ जाएगा, तो ये इतना। सर एक बात बताना, अगर ऐसे करके बढ़ता चला जाऊं, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चला जाऊं, एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि माइनस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है माइनस में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन का एटम हो चाहे कोई भी एटम हो, एनर्जी क्या होगी n स्क्वायर से डिवाइड होगी, और निगेटिव में वैल्यूज क्या होंगी आपकी, कम होती चली जाएंगी, निगेटिव में वैल्यूज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो मैं एक चीज लिखता हूं, एज n ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, एनर्जी क्या होगी अपने पास, एनर्जी क्या होगी सर डिक्रीज होगी, एनर्जी क्या हो सर, एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा बट एनर्जी क्या होगी अपने पास इंक्रीज होगी। और सर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस जो होगा बिटवीन कंसेक्यूटिव या कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स, कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स, ये क्या होने वाला है, कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स डिक्रीज होगा सर, और एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज होगी कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स का डिक्रीज होती जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कैसे, तो देख लो, मैं एक काम करता हूं, ये बना लेता हूं पिक्चर, ये देखो अपने पास सब चीजें पिक्चर वाइज बनाते हैं, सब चीजें पिक्चर वाइज बना लेते हैं। जैसे मान लो ये मैं फर्स्ट ऑर्बिट ले रहा हूं, ये मैं सेकेंड ऑर्बिट ले रहा हूं, ये मैं थर्ड ऑर्बिट ले रहा हूं, ये मैं फोर्थ ऑर्बिट ले रहा हूं, ऐसे मैं लाइंस खींच रहा हूं। अभी बोर्ड का मेजर चीज समझने वाले हैं और यही से स्पेक्ट्रा की शुरुआत होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास, यहां ध्यान से देखना। अब मैं यहां लिख दूं
कि सर n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 5 है, n इज इक्वल्स टू 6 है, और n इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे करके अब एक काम करता हूँ। हाँ, ठीक है, ये कर देता हूँ। n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो सर यहां से लेकर यहां तक। अब देखो एनर्जी इसके बारे में बात करूंगा, इसका कितना होगा 13.6, इसका कितना होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना हो जाएगा 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं इसका भी निकालना चाहूं कि ये भी निकाल दिया जाए तो 13.6 डिवाइड बाई 36 0.377। ठीक है, अब देखो मुझे ना एक चीज बताओ, सबसे बड़ा गैप कहां पे दिख रहा है, सबसे कंसेक्यूटिव गैप कितना है, यहां पे डेल्टा ई निकालने जाओगे, सबसे बड़ा गैप कितना है 10.2, सबसे बड़ा गैप कहां हो रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहां निकालने जाओ, इसको मैं बोल दूं कि E2 माइनस E1 करने जाएंगे, E2 माइनस E1 करने जाएंगे तो ये होगा। इसके बाद इसका गैप देखो तो E3 माइनस E2 करने जाओगे तो ये कितना दिख रहा है अपने को -1 पॉइंट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एग्जैक्टली बात करूं, माइनस क्यों लिखा मैंने, अगर एग्जैक्ट बात करूं E3 माइनस E2 तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 3.4, तो ये 1.89 या फिर इसको अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। सर अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो E4 माइनस E3 के बारे में बात करूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं देखना अपने पास एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है। E4 माइनस E3 के बारे में बात करूंगा 0.85 माइनस 1.51 कितना आ रहा है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर अगर मैं इसके बारे में बात करूं E5 माइनस E4 के, E5 माइनस E4 के, तो ये कितना होने वाला है कि सर 0.544 माइनस 0.85, ये कितना होने वाला है 0.3606 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके तरह से ऐसे बात करना शुरू कर तो E6 माइनस E5, E6 माइनस E5 ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको निकालता हूँ 0.377 माइनस 0.544 ये कितना हो जाएगा 0.167। देख लो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है सर, गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हाँ सबसे बड़ा गैप कौन सा होगा, एक बात बताओ, कोई ऐसा भी तो बोल सकता है, ये ध्यान से देखना आप, ये लाइन तो मुझे पता चल गई, ये लाइन तो मुझे पता चल गई और मैं इसी का यूज करके अभी बहुत सारी चीजें बना भी सकता हूं। ये लाइन मुझे पता है, ये लाइन मुझे पता है, मैंने इस लाइन को यूज किया और मैं क्या कर रहा हूं, इसको यूज करके अब देखो कैसे कैसे चीजें बना रहा हूं। मुझे ना किसने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, एक बात बताइए, अगर इसके बीच में मतलब अगर मैं बात करूं कि मिनिमम, अब देखो एनर्जी ट्रांजिशन हमने यही तो पढ़ा था कि सर बोर्स ने क्या बोला था कि ये इस फर्स्ट ऑर्बिट में होना, तो चाहे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहे, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, एक हो, दो हो, चार हो, सबकी एनर्जी क्या रहेगी फिक्स। सर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। आप इस जगह पे हैं मतलब आपकी एनर्जी इतनी होगी, ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप, फर्स्ट ऑर्बिट से कहीं और जा रहे हो, मान लो इन्फिनिटी पे चले गए, इन्फिनिटी पे जाओगे एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी पे आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन्फिनिटी पे आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन्फिनिटी पे आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाने की, पक्का। अब किसने बोल दिया कि सर जैसे जैसे क्या हो रहा है, देखना एक लाइन लिख रहा हूं, एनर्जी E2 माइनस E1 सही है। आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बस याद रखिएगा ये सब छोटी छोटी चीजें क्या होंगी, पक्का। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो ये तो हो गया डिफरेंस का। अगर मुझे ऐसा किसने पूछ दिया E3 माइनस E1 मतलब थर्ड ऑर्बिट से लेके सेकंड ऑर्बिट का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर E3 से E2 पे आओ और प्लस क्या कर दो E2 से E1 पे आ जाओ। मतलब इसका जो गैप है, इसका गैप कितना है 1.9 और इसका कितना है 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12.1। सर इससे और इसके बीच का गैप निकालना है तो एनर्जी क्या होती है, एडिटिव होती है, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो। किसने बोला सर मुझे ना एक काम कीजिए E5 से E2 का निकाल के दिखाइए, E5 से E2 का निकालना है, E5 से E2 का निकालना है, यहां से यहां तक की गैप को निकालना है। तो कुछ नहीं, देखना मैं क्या कर रहा हूं 1.9 0.66 और 0.306 ऐड कर सकता हूं। कैसे, क्योंकि सर एनर्जी एडिटिव होती है, आप आराम से निकाल लेंगे, पक्का। अच्छा एक बात बताओ,
अगर फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ेगी तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या डिफरेंस है कि सर यहां एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी सर, हाइयर देन ग्राउंड स्टेट। आपके नेचुरल टेंडेंसी से, आपका नेचुरल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेचुरली जहां इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए उसी को क्या बोल देते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जहां एनर्जी हाइयर हो गई, जहां एनर्जी हाइयर हो गई उसी को क्या बोल देंगे, एक्साइटेड स्टेट। सर अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर फर्स्ट से ऊपर जाएगा, मान लो फर्स्ट से थर्ड पे जाता है या थर्ड से फोर्थ पे जाता है, ध्यान से देखना अपने पास। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, यहां से अब चीजों को रिलेट कीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं ये ग्राउंड स्टेट है और अब स्पेक्ट्रा की तरफ मूव करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये ग्राउंड स्टेट है और ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है। अगर ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, तो एक बात बताना, अगर ग्राउंड स्टेट से मैं किधर की तरफ जाऊं, अगर एक्साइटेड स्टेट साइड जाऊंगा, अगर ग्राउंड स्टेट से मैं एक्साइटेड स्टेट साइड जाऊंगा, तो सर इस केस में सर एनर्जी क्या होगी, आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये पॉसिबल कब है, जब आप एनर्जी को क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। और एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी तो इसके किसके टर्म्स में हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करें। पहले ये सोच लो, सर यहां एनर्जी इंक्रीज कर रही है मतलब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जी। और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऊपर से नीचे आएगा, अगर ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि यहां एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलीज ऑफ एनर्जी, या रिलीज ऑफ एनर्जी होने वाला है। यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का रिलीज होने वाला है। एनर्जी डिक्रीज करेगी या फिर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होने वाली। तो ग्राउंड स्टेट ये है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाओगे, अगर सर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हो तो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ये एब्जॉर्प्शन होता है। और ऊपर से अगर नीचे आओगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, या रिलीज ऑफ एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आओगे तो एनर्जी क्या करोगे, रिलीज करोगे। अब अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, और अगर एनर्जी रिलीज करते हो तो उसी को क्या बोल देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। इसी को क्या बोल देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, पहले लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अभी जस्ट पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा। एमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ये किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में हो जाएगा। ये किसके फॉर्म में होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में होगा। तो देख लो अपने पास, एक एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाएगा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। तो ये अपने पास कहानी है। एनर्जी बढ़ाना है, एनर्जी कम करना है। सर आप उधर से उधर जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी। नीचे से ऊपर आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। पक्का। सर कोई पूछ दे, देखो ध्यान से, सर फर्स्ट से सेकंड पे जाना है, फर्स्ट से सेकंड पे जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सेकंड से फर्स्ट में जाना है तो एनर्जी क्या करोगे, आप लूज करोगे। क्यों, क्योंकि सर आप क्या कर रहे हो, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जब जाते हो, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाते हो तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे। लेकिन हायर से लोअर जाओगे तो एनर्जी क्या करोगे, रिलीज करने वाले हो। एनर्जी क्या करने वाले हो, रिलीज करने वाले हो। पक्का। तो एनर्जी की कहानी देख लो अपने पास, एनर्जी की कहानी देख लो। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी में भी कहानी कैसे कैसे चल रही है। हाइड्रोजन का केस याद होना चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन में ही स्पेक्ट्रा पढ़ना है। ये एक्चुअली बोर्स मॉडल आया ही उस टाइम पे बात था जब स्पेक्ट्रा आ गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आने के बाद बोर्स मॉडल आया है, तो इस बात का ध्यान रखना। हम पढ़ अलग रहे, हम पढ़ पहले किसको रहे, बोर्स मॉडल को, लेकिन आया पहले कौन था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। पक्का। तो देख लो अपने पास, हो जाएगा, श्योर हो। अब अगर देखो इसके क्वेश्चंस देखने शुरू करेंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन दे दिया गया, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम। बोर्स एटम किसको बोलते हैं, बोर्स एटम एक ही फेवरेट एटम है। बोर्स का एटम एक नोट करके लिख भी लेना, बोर्स का एटम बोले चाहे बोर्स का ऑर्बिट बोले, अगर बोर्स एटम बोला जाए तो बोर्स एटम मतलब कुछ नहीं, हाइड्रोजन एटम, मतलब जिसका हाइड्रोजन एटम,
बोर्स एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, बोर्स ऑर्बिट मतलब आंख बंद करके, बोर्स ऑर्बिट मतलब कि सर कौन सा ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 1, बोर्स ऑर्बिट कौन सा है, और n इज इक्वल्स टू 1। सर बोर्स एनर्जी मतलब कि सर कौन सा, बोर्स एनर्जी की बात कर रहा है तो कुछ नहीं सर, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको आप मतलब क्वेश्चंस में मिल जाए तो डरना मत, ये वही सेम चीजें, बस बोलने का तरीका है। हमने बोर्स को मतलब समझो कि एक टाइप से हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम नहीं बोला, अदरवाइज बोर्स ही है, वो हाइड्रोजन एटम ही बोर्स का एटम है, बस उसी का कॉपीराइट उसके बाद, क्योंकि इस बंदे ने एक ही काम किया, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताया। बता दो एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, अब तो सीधा सीधा आपको पता है, सीधा सीधा हाइड्रोजन एटम का निकाल सकते हो, सीधा वैल्यूज याद होती हैं अपने को। ये देख लो सर, रेशियो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रेशियो कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, एनर्जी का रेशियो कैसे आएगा, एनर्जी क्या होगा सर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बस कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस मतलब एनर्जी किसका निकालना है, सेकंड ऑर्बिट का, क्योंकि पहला एक्साइटेड स्टेट कहां जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब ये सर सेकेंड ऑर्बिट, जेड की वैल्यू क्या है हीलियम के लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया हीलियम का, और यहाँ पे क्या हो गया 1 स्क्वायर, और क्या हो गया 1 स्क्वायर। सर सब कुछ क्या हो जाएगा 1:1, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, अगर कोई हाइड्रोजन के लिए बोले तो पहला एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, पहला एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा ऊपर, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा ये, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा ये, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा ये, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा ये वाला। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना अपने पास, और यहीं पे अब छोटी छोटी चीजें देखते देखते हम लोगों के पास कुछ कुछ चीजें और आ जाएंगी। जैसे ये देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोर्स वन बोर्स ऑर्बिट कैन गो टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में कब जाएगा, जब क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, किसका, कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, नहीं नहीं सर, किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, अरे क्या बात कर रहे हो, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन आएगा ये सब। ये बताओ, अगर तुमने कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 10.2 ना देके मैं कितना दे दूं 1.9 फर्स्ट ऑर्बिट में, 1.9 की एनर्जी दूंगा, वो सेकंड में आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम को सबसे कम एनर्जी चाहिए, सबसे मिनिमम एनर्जी चाहिए एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, तो कितना चाहिए 10.2। सर 10.2 से कम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा ही चाहिए, 10.2 दोगे तब जाके वो किसमें आएगा, सेकंड में। अलग बात है धीरे धीरे कम होता जाए, लेकिन सेकंड वाले में आने के लिए क्या लेगा 10.2, थर्ड वाले में आने के लिए क्या लेगा 10.2 प्लस कितना 1.9, देखो ना 10.2 प्लस 1.9। सर फोर्थ वाले में आने के लिए क्या लेगा 0.66 प्लस 1.9 प्लस 10.2, तो ये सब कुछ ऐड होता चला जाएगा। इसको देख लो 0.306 देश 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 सब ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है सर एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है आपके साथ क्या होने वाला है, आप एनर्जी को ऐड करते जाइए और चीजों को देखते चले जाइए। मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी वो देख लो, पक्का पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही एब्जॉर्ब करके होगा। ये देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट क्या है 13.6, 13.6 है। बोल रहा है क्वांटम नंबर 5, अभी क्वांटम नंबर 5 आपको नहीं पता, लेकिन आप जान जाओ ये n इज इक्वल्स टू 1 बोल, n इज इक्वल्स टू 5 बोल रहा है। n इज इक्वल्स टू 5 पे क्या आंसर आएगा, आपने अभी जस्ट निकाला भी है, कितना आ जाता है 0.544, यही आ जाता है 0.544 माइनस 13.6 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। सर आंसर निकालने जाएंगे माइनस 0.544 आ जाता है, पक्का सीधा डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अपने पास। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है सर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैं लिख देता हूं, दैट इज व्हाट माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी इज नथिंग -1/2 के जेडी स्क्वायर बाई आर। सर ये तीनों चीजें आप जितनी बार लिख के याद कर सकते हो याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत टाइम सेव कर देगा। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है सर, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेंगे हम लोग, हाफ लेंगे। मैग्नीट्यूड बात कर रहा है, साइन की बात नहीं कर रहा। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना है, हाफ लेना है, पक्का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करते चले जाओ। सर एनर्जी डिफरेंस कब सबसे कम कहां होगा, सबसे कम कहां होगा, जितना ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी डिफरेंस, सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस क्या है यहां पे, उसके बाद कहां आएगा 2 से 3 के बीच में, फिर कहां आएगा 3 और 4 के बीच में, लेकिन सबसे कम डिफरेंस कहां आएगा 3 और 4 के बीच में। कोई बोले सर 1 और 4 के बीच में, भाई 1 और 4 के बीच में आते आते तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा यार। देखो ना अपने पास, ये देखो
सर फर्स्ट और सेकंड का गैप, सेकंड थर्ड का गैप, थर्ड फोर्थ का गैप, लेकिन अब कोई बोले यहां से लेकर यहां तक का गैप, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी ना, यहां से लेकर यहां तक का गैप, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना अपने पास एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, और एनर्जी जब कंजर्व होगी तो उस केस में अपने को याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर एनर्जी सबसे ज्यादा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे मिनिमम एनर्जी किसके बीच में होगी। सर अगर मैं सीधा सीधा लिखना चाहूं तो यहाँ पे कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कितना है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे अगर कोई पूछे तो 10.2 प्लस 1.9 प्लस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब ऐड हो जाएगा। सबसे कम गैप किस में होगा, बी वाले में। सबसे कम गैप किस में होगा, बी वाले में। पक्का हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मैक्सिमम कब होगा, कौन सा ट्रांजिशन है जहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करोगे आप, सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लूज करते हो। एक बात बताओ, लूज करने की बात कब आएगी, जब हाइयर से कहां आओगे, नीचे आओगे। सबसे बड़ा गैप कहां पे दिख रहा है, 4 से 2, 5 से 2, यहां 7 to 2, गैप तो बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा गैप कौन सा होगा, कितना होगा इसका गैप, डेल्टा ई का गैप कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे बड़ा गैप किसका होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी कब रिलीज होगी, जब सर सेकंड से कहां जाओगे, फर्स्ट पे जाओगे। सेकंड से कहां जाओगे, फर्स्ट पे जाओगे। क्योंकि आप सर बाकी कहीं भी चले जाओ ना, एक बात बताओ, कहीं भी चले जाओ, ये एक पिक्चर दिमाग में रखो, कहीं भी चले जाओ सर, 6 से आप 2 पे, 6 से 2 पे जाओ, कितनी एनर्जी ऐड होगी, 0.167, 0.30 प्लस ये सर 6 से आप 2 पे चले गए, 4 लोगों को आप देख रहे हो, चार बैरियर मैंने क्रॉस कर दिए, बट एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, 0.0.0.0. इसमें देखो अकेला बंदा है, कितना हो रहा है, 10.2। तो सबसे बड़ा एनर्जी गैप कहां होना शुरू होगा, यहां पे एनर्जी गैप आना शुरू हो जाएगा। पक्का हो जाएगा सर। तो ये मेरे पास अपने को क्या मिल जाएगा अब हमारी लाइफ में, सर बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल से क्या आया, एक दो चीजें और बोर्स मॉडल में ऐड कर सकता हूं मैं, एक दो चीजें और ऐड कर सकता हूं, देख लेना अपने पास एक दो चीजें और। जैसे यहां पे कोई बोल दे कि सर टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अपॉन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होगा किसी का, सर टाइम पीरियड मतलब क्या होगा, एक सर्कल क्रॉस करने में कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहे हो, यही होगा ना टाइम पीरियड। ये सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट हो गया। तो सर एक बात बताना, टाइम पीरियड जो होगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट के, सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किस पे डिपेंड करता है, ns बाई जेड। ये किस पे डिपेंड करता है, z बाई n पे। तो सर ये सब कुछ सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं, टाइम पीरियड इज नथिंग n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड इज, ये किस पे डायरेक्टली होगी सर, इन दो को याद रखिएगा, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको सिर्फ रेशियो का आंसर पूछा जाएगा तो ही निकालना है, ऐसे अपने को एनर्जी रेडियस वेलोसिटी पे ही वर्क करना होता है। टाइम पीरियड बहुत रेयर पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछ दी गई, तो आपको पता होना चाहिए निकाला कैसे गया है। टाइम पीरियड क्या होता है सर, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है, एक साइकिल में सरकमफ्रेंस इतना है, वेलोसिटी इतनी है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपने इनका रेशियो निकाल दिया, आंसर निकालते रहिए। ठीक है, आपसे एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करते रहो अटेम्प्ट, हो जाएगा सर पक्का। चलो अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भाई सबसे सिंपल चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सबसे सिंपल चीज है कि अगर आप कहीं ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे आओगे, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट पे आओगे, तो आप हमेशा क्या करते हो, एनर्जी लूज करते हो। एनर्जी क्या करोगे, लूज करोगे। अब ये बात ना आज हमें बोलना आसान है क्योंकि आपने बोर्स मॉडल पढ़ लिया है, लेकिन जब बोर्स मॉडल नहीं था ना, तब लोगों ने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करे। आज ये बोलना आसान है कि अरे भाई ऊपर से नीचे आएंगे ना तो एनर्जी लूज हो जाती है। अबे लूज हो जाती है, हमें पता चल रहा है ऊपर क्या है सर, हायर एनर्जी है, नीचे क्या है, लोअर। ऊपर से नीचे आओगे एनर्जी लूज कर दोगे। लेकिन सर उस टाइम पे ये बात बहुत खतरनाक सी थी, ये बहुत बोल सकते हैं उस टाइम पता ही नहीं था। जैसे आज से 100 साल पहले कोई ये बंदा सोच ही नहीं सकता ना कि भाई एक दूसरे को मोबाइल पे फोटो को वीडियो कॉल कर सकते। उस टाइम ऐसा होता तो मतलब गांधी जी 3 साल में लंदन थोड़ा ना पहुंचते, 2 साल में लंदन नहीं पहुंचते, वो सीधा एक वीडियो कॉल करते, बोलते भाई सुन ऐसा है कि व्हाट्सएप कर रहा हूं, जल्दी जल्दी डिमांड फुलफिल कर दे। ऐसा नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो वही चीज है, यहां पे भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जब करा जाता है, किया गया था, तो उस टाइम नहीं लोगों को पता था। बाद में बोर्स मॉडल आए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और कहानी में ट्विस्ट क्या है दिखाता हूं तुम्हें, कहानी होती कैसे है ये दिखाता हूं।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, मेरे पास दो टाइप के स्पेक्ट्रा आएगी। मैं एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करूंगा पहले, एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करूंगा। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों जा रही है भाई? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है, चलो अब मैं फिर से बनाता हूं स्पेक्ट्रा, और अब देखना ध्यान से। चलो ये गैप कम कर देता हूँ, हटाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ दूंगा गैप कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गैप कम करते जाएंगे। चाहे रुको, 1 मिनट रुको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्चुअली एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा में बात करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा बात करेंगे कैसा होगा क्या होगा, मैं दिखाता हूं पहले। एक भाई बन जाए यार, क्या ही चल रहा है, नीचे से बनाता हूं, हटाओ। अब जो भी ये भावनाओं को समझना, अब ज्यादा मैं डिजाइन क्लियर करना नहीं चाहता। ये सारे अलग अलग ऑर्बिट्स बना रहा हूं, अलग अलग ऑर्बिट्स बना रहा हूं, एक सीधा इन्फिनिटी से बना देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। लोगों ने बोला कि यार ऐसा देखने को मिल रहा है, n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8, और इसको ले लेते हैं n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये अपने पास एनर्जी इन्फिनिटी की आपको ही पता है, जीरो होती है, बाकी इधर की एनर्जी आपको पता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो। अगर सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या बात बोली गई कि सर अगर आप कहीं से भी इन्फिनिटी से यहां जंप मार जाएं, आप इन्फिनिटी से यहां जंप मार जाएं, या फिर आप यहां से यहां जंप मार जाएं, या फिर आप इधर से इधर जंप मार जाएं, ठीक है, आप इधर से इधर जंप मार जाएं, ठीक है, आप इधर से इधर जंप मार जाएं, आपको ये बोला गया कि सर आप इधर से, ये देखो, इसके इधर से यहां जंप मार जाएं, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि सर आप ना एक काम कीजिए, भाई हो गया, ठीक है, ये देखो, आपसे बोला गया कि सर आप यहां से यहां जंप मार जाइए, कि बोल रहा है कि नहीं सर एक काम कीजिए, आप यहां से यहां जंप मार जाइए, ज़्यादा ही स्टाइल खींचने के चक्कर में ना, छोड़ो छोड़ो, ये सीधा समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ जंप मार जाओ, यहाँ से यहाँ जंप मार जाओ, मतलब कहीं से दुनिया में कहीं से भी कूदो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहे हो, कहीं से भी आओ, फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर आप आ रहे हो, अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट पे अगर आप आ रहे हो, तो सर ये पता है हमेशा एक लाइन निकालेगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहाँ पे होता है? तो हमेशा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट लाइट देगा, ये हमेशा क्या देगा? यूवी रेडिएशन देगा, ये हमेशा क्या रेडिएशन एमिट करेगा? यूवी रेडिएशन एमिट करेगा। लोगों ने क्या बोला कि भाई साहब हमने जो ऑब्जर्व करा ना वो देखिए, आप कहीं से भी फर्स्ट पे आइए, डायरेक्ट अगर फर्स्ट पे जंप करते हैं, कहीं से भी डायरेक्टली अगर आप फर्स्ट पे जंप करते हैं, तो ये रेडिएशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी? अल्ट्रावायलेट लाइट में होगी। फिर लोगों ने बोला अच्छा कहीं से सेकंड पे कर दें, तो भाई सेकंड पे करने जाओगे, सेकंड पे करने जाओगे तो कहीं से भी सेकंड पे ड्रॉ करना शुरू कर दो। एक काम करो, सेकंड पे आओगे तो सेकंड पे भी देखा गया यार अलग ही लाइन आ रही है, अलग ही टाइप की लाइंस आ रही है इसमें, तो सेकंड में अलग ही टाइप की लाइंस आ रही हैं इसमें, ये देख लो अपने पास, कहीं से भी करना शुरू कर दो, कहीं से भी अपने पास करना शुरू कर दो, सर ये क्या हो जाएगी? अलग अलग टाइप की लाइंस आ जाएंगी। और इसको हम लोग बोलना शुरू कर गए कि सर ये क्या होगा? बामर सीरीज।
ये क्या होगा, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, और ये क्या हो गया, बामर सीरीज। यही कौन सी लाइट है, ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट है, ये विजिबल रेडिएशंस है। मतलब ये नॉर्मल आइज से हमें दिख सकती है ये वाली सीरीज। जितने भी कलर्स वलर्स हमें दिख रहे हैं वो इसी के कारण दिख रहे हैं। तो ये बोला गया। सर आप कहीं से भी हाइड्रोजन में फर्स्ट पे जंप करते हो तो क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अच्छा इसमें कोई बोले पहला कौन सा होगा, तो सेकंड से फर्स्ट। सेकंड लाइन कौन सी होगी, थर्ड से फर्स्ट। थर्ड लाइन कौन सी होगी, फोर्थ से फर्स्ट। फिफ्थ लाइन कौन सी होगी, तो ऐसे करके बनाते चले जाओ। किसने बोला सर कहीं से अगर थर्ड में जंप कर जाए तो अब तो लोगों को मजा आने लगा ना, तो लोगों ने बोला चलो भाई मजे लिए जाए। लोगों ने बोला चलो मजे लिए जाए, कहां से, कहीं से थर्ड पे जंप कर जाओ, कहीं से भी थर्ड पे जंप करना शुरू करो, कहीं से भी थर्ड पे जंप करना शुरू करो। भाई सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है ना, भावनाओं को समझना, इसके चक्कर में मत जाना कि अरे सर ये, कहीं से भी थर्ड पे आप जंप करोगे तो यहाँ पे पता है कौन सा आएगा, लाइमन है, बामर है, और ये क्या आ जाएगा, पास्चन आ जाएगा। ये लाइमन है, बामर है, ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, पास्चन सीरीज। और इसके बाद हमेशा इंफ्रारेड ही होने वाला है। कहीं से भी आप आओ इंफ्रारेड ही रेडिएशन एमिट करने वाले हो, इंफ्रारेड ही करने वाले हो। अगर कहीं से मैं फोर्थ पे जंप कर जाऊं, कहीं से भी मैं फोर्थ पे जंप कर जाऊं, किसी भी सीरीज से मैं फोर्थ पे जंप करना शुरू कर दूंगा। सारी स्ट्रेट लाइन है भाई, भावनाओं को समझना। लाइमन, बामर, उसके बाद पास्चन, पास्चन के बाद कौन आएगा, ब्रैकेट सीरीज। ये कौन आ जाएगा, ब्रैकेट। ये सारे साइंटिस्ट के नाम पे हमने सीरीज रख दिया। ये सारे के सारे ये भी क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। किसने बोला सर कहीं से भी अगर आप किस पे जंप कर जाओ, सर फिफ्थ पे जंप कर जाओ, कहीं से भी आप फिफ्थ पे जंप कर जाओ, कहीं से भी फिफ्थ पे जंप कर जाओ, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पी फंड सीरीज बोल देते हैं। और ये इंफ्रारेड रेडिएशन ही होगा। सर उसके बाद किसने बोला, नहीं सर कहीं से भी, कहाँ सर आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो, कहीं से भी इतना कहाँ जंप करते फिरेंगे, जंप करते रहेंगे यार, क्या करें अब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। कहीं से भी आप 6 पे जंप कर गए, कहीं से भी आप 6 पे जंप कर गए। अगर 6 पे जंप करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, और इसको लास्ट में हम लोग 6 में नाम लिख देते हैं हम्फ्रीज सीरीज। ये क्या हो जाता है, हम्फ्रीज सीरीज। ये क्या हो जाता है, हम्फ्रीज सीरीज। ये कौन सी कहलाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये भी क्या होगा, इंफ्रारेड। तो सर तीन कितने सीरीज आ रही है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्रीज। अब ऐसे करके बस बहुत सारी सीरीज आने लगे, लोग भिड़ गए। अच्छा ये कहानी कब की थी, ये बोर्स मॉडल से पहले की थी। तो लोगों को ना लगा कि अरे मेरे नाम से भी एक सीरीज आएगी, मेरे नाम से भी एक सीरीज आएगी, लोग ऐसे करके स्टोरी बनाने लगे। लेकिन बोर्स मॉडल शानदार था। बोर्स मॉडल ने बोला रुको एक मिनट, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां से यहां तक अपने पास अल्ट्रावायलेट आ रही है, यहां से यहां बामर आ रही है, यहां से यहां ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोर्स ने इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बोला कि भाई सब सुनो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एनर्जी गैप डिपेंड करता है। कैसे निकालते हो, आपको लग रहा है कि सर ये कैसे आ रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है कि 1/λ इज नथिंग आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सर ये देख लो अपने पास जो वेवलेंथ निकाल रहे हो, ये वेवलेंथ को ही हम लोग क्या बोलना शुरू करते। अगर मैं बात करूं इसको, ये देख लो, इसको क्या बोलना शुरू करूं, इसको क्या बोलना शुरू करूं, ये देखो, इसको मैं बोलना शुरू कर दूं 1/λ को ही क्या बोल देते हैं, वेव नंबर बोल देते हैं, वेव नंबर बोल देते हैं। और वेव नंबर किसके इक्वल होता है, तो वेव नंबर कुछ नहीं, ये वेव नंबर है। और ये कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जब क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, कहां से कहां ट्रांजिशन बना रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से कहां बना रहा होगा, फ्रॉम n2 टू n1। अगर n2 से n1 आएंगे तो आपके अंदर क्या वेवलेंथ जनरेट होगा, वो किस तरह निकालेंगे, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। पक्का ऊपर से अगर नीचे आते हैं n2 से n1 आते हैं तो वेवलेंथ निकालने का ये तरीका होता है। अगर मैं इसको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ दूं कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, टोटल लाइंस कितनी बनेंगी, टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, तो इसको भी आप निकाल सकते हो n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिख दोगे 2। कैसे, अरे सर मान लो कोई बोले कि सर मैं 6 से आना चाहता हूं 5 पे, तो 6 से 5 या 6 से 1 पे आना चाहता हूं, तो 6 to 1 कैसे भी आ सकता है, 6 से डायरेक्ट 1 पे जंप मार जाए, या 6 से कहां आए पहले 5 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, ऐसे भी करके जंप मार सकता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाती है, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। और अगर किसी पार्टिकुलर सीरीज का निकालना है, ध्यान से देखना अपने पास, अगर लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ अ पार्टिकुलर सीरीज, अगर किसी पार्टिकुलर सीरीज का निकालना है,
अगर आप बोल रहे हैं कि सर पार्टिकुलर सीरीज का लाइंस बताओ तो n2 माइनस, सर यहां पे n लिखेंगे और n क्या होगा, लास्ट लेवल ऑफ दैट पार्टिकुलर सीरीज। मतलब जैसे सर n की वैल्यू पार्टिकुलर सीरीज मतलब क्या हो गया कि सर लाइमन के लिए कौन सा सीरीज लास्ट लाइन होता है, n1 होता है। बामर के लिए कौन सा होता है सर, n लास्ट ऑर्बिट कौन सा होता है, 2 होता है। फिर ब्रैकेट पास्चन के लिए कौन सा होता है, 3 होता है। ब्रैकेट के लिए लास्ट ऑर्बिट कौन सा होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो ऐसे करके n2 माइनस n1। बस यही 3 फॉर्मूले के लिए हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है वो क्या है अपने पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है कि सर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। कैसे, देख लो अपने पास लाइंस के फॉर्म में चल रहा है। अभी आगे जाके ड्रॉबैक पढ़ेंगे, ये लाइंस भी क्या हो जाएंगी, टूटनी शुरू हो जाएंगी। स्पेक्ट्रल लाइंस भी क्या होनी शुरू हो जाती है, स्प्लिट होनी शुरू हो जाती है। तो देख लो मैंने क्या बोला, 3 फॉर्मूले के लिए हम लोग पूरा का पूरा ये पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बस एक चीज याद रखना, कौन कौन सी ऑर्बिट है। अच्छा कोई बोले सर लाइमन सीरीज, मैं देखो तुम्हें एक काम करके दिखाता हूं। लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज मतलब क्या हो गया सर, कहीं से भी कहां आ जाओ, 1 पे आ जाओ। अब n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर n2 इज रियली, सर 2 से स्टार्ट करो, 3 4 5 6 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। n2 की वैल्यू यहां से यहां चली जाएगी। सर किसने बोला सर फर्स्ट लाइन बताइए, लाइमन का फर्स्ट लाइन बताइए, फर्स्ट लाइन बताइए, या इसी को हम बोल देते हैं अल्फा लाइन। ध्यान से देखना, इसको अब तुम्हें हर एक के लिए लिख लिख के देख सकते हो। फर्स्ट लाइन बोल रहा हूं, ये अल्फा लाइन, तो कहां से जाएगा, फर्स्ट लाइन जो पॉसिबल है लाइमन में वो कहां से कहां है, 2 से 1 है। किसने बोला सर सेकंड लाइन बताइए, सेकंड लाइन बताइए, सेकंड लाइन बताइए, या इसी को मैं बोल दूं बीटा लाइन, तो बीटा लाइन कहां से पॉसिबल है, सेकंड लाइन कहां से पॉसिबल है सर, 3 से 1 पे। सर थर्ड लाइन ऑब्वियस है, इसके बाद कहां से जंप करेगा, अल्फा बीटा गामा, गामा लाइन में अपने पास गामा लाइन कहां से पॉसिबल है सर, 4 से डायरेक्टली कहां जंप कर जाए, 1 पे जंप कर जाए, पक्का। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। किसने बोला सर लास्ट लाइन बताओ या लिमिटिंग लाइन बताओ, लास्ट लाइन बताओ या फिर लिमिटिंग लाइन बताओ। ध्यान से देखना अपने पास, लास्ट लाइन बताओ या फिर लिमिटिंग लाइन बताओ। तो लिमिटिंग लाइन क्या हो जाएगी, इंफिनिटी से कहां चला जाएगा, 1 चला जाएगा। सर याद रखिएगा फर्स्ट लाइन में सबसे कम एनर्जी कहां गैप होगा, सबसे कम एनर्जी गैप कहां होगा, देखना ध्यान से। सबसे कम एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे पहली लाइन में। सबसे कम एनर्जी गैप कहां होगा, पहली लाइन में। उसके बाद जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी सारी क्या होगी, ज्यादा। सबसे मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होगा, जब इंफिनिटी से कहां जंप मारोगे अपने पास, ये सर ये क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी का होगा। जब क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगी अपने पास। जहां मैक्सिमम एनर्जी होती है वहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जहां मैक्सिमम एनर्जी होती है उसी सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। बट मिनिमम क्या होने वाला है, जहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वहां मिनिमम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। सर इसके क्वेश्चंस आप देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। सर यहां पे क्या है, सबसे कम एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी है इस सीरीज में। फर्स्ट लाइन जो होती है वो सबसे कम एनर्जी की होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है वो सबसे कम एनर्जी की होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम एनर्जी बोल दो या फिर मिनिमम क्या बोल दो, फ्रीक्वेंसी बोल दो। मिनिमम एनर्जी बोल दो या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल दो। और मैक्सिमम क्या बोल दो अपने पास, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम क्या लिखने वाला हूं मैं, वेवलेंथ लिखने वाला हूं। यही होगा शायद, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो फर्स्ट लाइन ये हो गया, लास्ट लाइन ये हो गया, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ। ऐसे ऐसे करे करते रहो, किसी के लिए बोला जाए। अब लाइमन के बदले तुमसे कोई बोल दे कि नहीं सर बामर पास्चन कुछ का भी निकालो, मान लो पास्चन सीरीज का बोल दिया गया, तो पास्चन सीरीज में भी आप ये निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, पास्चन सीरीज मतलब क्या हो गया, n2 से कहां आना है, 3 पे आना है। अब n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू इसके ऊपर होगी सर, 4 से लेके 5 6 7 कुछ भी हो जाए इंफिनिटी तक चले जाओ। अब इसके केस में कोई बोले कि सर पहली लाइन बताओ या फर्स्ट लाइन बताओ या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा लाइन बताओ, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, 4 से जो 3 पे आएंगे इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर ये मिनिमम एनर्जी की लाइन होगी। और जहां मिनिमम एनर्जी होती है वहीं पे क्या हो जाता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां होगी वहीं पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या होता है, वेवलेंथ हो जाता है। मैक्सिमम क्या हो जाता है, वेवलेंथ हो जाता है। पक्का सर देख लेना अपने पास। अगर मैं बोलता हूं सेकंड लाइन बताओ, सेकंड लाइन निकालना आपके लिए भी आसान है सर, बीटा लाइन निकाल दोगे सर, कहां आ जाएगा, 5 से कहां आ जाएगा, 3 पे। थर्ड लाइन बोलता हूं, थर्ड लाइन क्या होगी, तो थर्ड लाइन और गामा लाइन अपने पास बात करेंगे। थर्ड लाइन और गामा लाइन तो ये कहां आ जाएगा, 6 to 3 आ जाएगा। और अगर मैं लास्ट लाइन के बारे में बात करूं, लास्ट लाइन और इसको बोलूं बीटा लाइन के बारे में, तो बीटा लाइन क्या हो जाएगा, 7 से कहां चला जाएगा, 3 में। सॉरी 7 से कह रहा हूं, लास्ट लाइन इंफिनिटी से कहां जाएगा,
3 में और इन्फिनिटी से 3, यही क्या हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी। सर मैक्सिमम एनर्जी या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की लाइन, या फिर इसी को बोल देंगे मिनिमम वेवलेंथ की लाइन। तो आप ऐसे ऐसे करते चले जाओ, मिनिमम वेवलेंथ की लाइन। तो ये छोटी छोटी चीजें अटेम्प्ट करते चले जाओ। तो लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन निकालते चले जाओ, कोई भी सीरीज हो। मतलब ऐसी हालत है ना कि देखो मैं सिंपल सा बोल देता हूं कि सर अगर मान लो फॉर अ पार्टिकुलर सीरीज, पार्टिकुलर कोई सीरीज ले लेते हैं, तो उसका मैं फर्स्ट लाइन बताता हूं। पार्टिकुलर सीरीज कोई भी है, एन तक जंप कर रहा है, मान लो कहीं पे एन तक जंप कर रहा है, एन हमारा लास्ट ऑर्बिट है डैश से, ये एन तक जंप कर रहा है। देखना अपने पास पार्टिकुलर सीरीज में क्या होगा। फर्स्ट लाइन कोई बोले, फर्स्ट लाइन क्या होने वाला है, या फिर अगर बोलता है कि सर मिनिमम एनर्जी का लाइन, या फिर इसी को बोल देते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन, तो मैक्सिमम लेमडा का जो लाइन होगा वो क्या होगा n+1 से कहाँ आ जाएगा n+1 से कहाँ आ जाएगा n। अगर मैं बोलता हूं लास्ट लाइन, अगर मैं बोलता हूं लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम एनर्जी होगी, और मैक्सिमम एनर्जी जहां होगी वहां पे मिनिमम क्या होगा वेवलेंथ। और इस केस में n प्लस, सर इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएंगे इस केस में, इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएंगे n पे आ जाएंगे। तो ये मेरे पास फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की कहानी है। पार्टिकुलर सीरीज में फर्स्ट लाइन क्या है, ये n+1 से कहाँ आएगा n, या लास्ट लाइन क्या आएगी इन्फिनिटी से कहाँ आ जाएगी n पे। तो ये पार्टिकुलर सीरीज की सारी कहानी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में बस यही सब कुछ है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोर्स मॉडल का ही जुड़ा भाई था, बस इसमें ये एक चीज नहीं आ गई कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, कि हाइड्रोजन के लिए पार्टिकुलरली सीरीज का नाम आ गया। आपको नाम याद रखना है, लाइमन का, बामर का, पास्चन का, प्रैपकेट का, पीफंड का। अच्छा यहां पे मैंने गलती से ना आर की वैल्यू नहीं बताई, वेयर आर इज देख लो अपने पास, आर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब सर इसको भी आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे आपको शॉर्टकट में क्या करना है, 1/r की वैल्यू याद रखनी है 911 पॉइंट एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा इतना एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू याद रखिएगा। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 1/r की वैल्यू क्या करेंगे 911.5 एंगस्ट्रॉम भी पुट करके निकाल सकते हो पक्का। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहो, जैसे मान लो कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा ना, कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सर नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस कहां से कहां, ब्रैकेट सीरीज में किसके कहां से आना है, आपको कहां से आना है ब्रैकेट सीरीज के कहां से आना है। सर पूछ रहा है कि अगर 9th एक्साइटेड स्टेट हो, 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, n2 की वैल्यू 10, कहां आना है ग्राउंड स्टेट पे आना है, मतलब टोटल लाइंस कितनी हो गई, n1 की वैल्यू कितनी ले लूं 1 ले लूं, n1 की वैल्यू कितनी ले लूं 1 ले लूं। पहले तो ये निकालो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी इसके केस में, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी n2 माइनस n1, और ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n2 माइनस n1 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस इतनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इतनी होंगी। वो भूल नहीं रहा, वो जानबूझ के ऑप्शन दिया है 45 ताकि तुम गलती कर जाओ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो बोल रहा है मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे किसमें चाहिए ब्रैकेट सीरीज की लाइंस चाहिए, मतलब लाइंस पार्टिकुलर सीरीज में चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस इन पार्टिकुलर सीरीज इन ब्रैकेट सीरीज। सर आप ना टोटल 45 लाइंस बना रहे हो, 45 सीरीज बना रहे हो, 45 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी बन तो रही हैं, लेकिन उसमें सिर्फ किस में चाहिए, ब्रैकेट सीरीज में चाहिए। तो ब्रैकेट सीरीज में कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देख लो ब्रैकेट सीरीज में कैसे आएंगे नंबर ऑफ लाइंस। सर ब्रैकेट मतलब कहां पे जाना था, ब्रैकेट का मतलब कहां पे आना था, सर फोर्थ में आना था। तो सर आप 10 से 4 में कितनी लाइंस में आ सकते हो, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यूज करना है 10 से 4 में। सर सीधा सीधा 10 से क्या करूंगा 4, याद करो अभी एक फॉर्मूला लिखा था, पार्टिकुलर किसी सीरीज में जाना है, पार्टिकुलर की सीरीज में जाना है तो n2 माइनस क्या करने वाला हूं n1, n2 माइनस क्या करने वाला हूं n करने वाला हूं, n2 से क्या करने वाला हूं n करने वाला हूं, और इसी को यूज कर रहा हूं, n2 से क्या यूज कर रहा हूं n, और इसी को यूज करके ब्रैकेट सीरीज की लाइंस कितनी होंगी, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस कितनी होंगी, आंसर देख लो। सर आपके नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपका आंसर हमेशा जरूरी नहीं है, उसने बोला है कि कितनी लाइंस ब्रैकेट में आ सकती हैं। ब्रैकेट में मतलब 10 से आप 4 पे आने के 6 ही ऑप्शन हो सकते हैं, 10 से 4 आओ तो कितने आ सकते हो 10 माइनस 4, यही तरीके हो सकते हैं, इसी तरीके से आप आ सकते हो। टोटल 6 ही लाइंस होंगी, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज की लाइंस। सर 10 से 4 एक लाइन,
9 से 4 एक लाइन, 8 से 4 एक लाइन, 7 से 4 एक लाइन, 5 से 4 एक लाइन, ऐसे करके आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। टोटल 60 लाइंस होंगी ब्रैकेट सीरीज की। 45 में ऑब्वियसली बहुत सारी लाइंस होंगी, किसी ब्रैकेट की होगी, लाइमन की होगी, बामर की होगी, सबकी अलग अलग लाइंस होंगी। लेकिन हाँ 45 में आप कोई बोले सर नंबर ऑफ लाइंस इन बामर सीरीज, लाइंस इन बामर सीरीज, अब बामर सीरीज की लाइंस बताओ, बामर सीरीज की लाइंस बताओ। तो बामर सीरीज की लास्ट लिमिट कौन सी होती है सर? 10 से कहां आओगे 2 पे, तो उसकी 8 लाइन आ जाएगी। किसने बोला लाइमन सीरीज का लाइंस बताओ? लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी आ जाएंगी? लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी आ जाएंगी? 10 - 1 कितनी आ जाएंगी? 9। सर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे टोटल 45 लाइंस बनेगी, वो लाइमन की भी होंगी, बामर की भी होंगी, पास्चन की भी होगी, ब्रैकेट की भी होगी, पी फंड की होगी, सबकी होंगी अपने पास। पक्का हो जाएगा सर? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाइए। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज भाई साहब, ब्रैकेट सीरीज लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट 4 पे आना है। थर्ड लाइन मतलब कहां से आओगे? 7 से कहां जाओगे? 4 पे। सर कैसे निकालूंगा वेवलेंथ? अब देखो फटाफट सर, आर के टर्म्स में ही बताना है। आर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/n1 का स्क्वायर। ये क्या होता है? ये जो लिखते हैं n2 और ये क्या होता है n1। तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, 1/λ r। सर 1 कितना हो गया? 16 माइनस 1 कितना हो गया? 49। सर लैम्डा की वैल्यू निकालने जाएंगे r, ये कितना हो गया? 16 × 49 और ये कितना हो गया? 49 - 16। सर लैम्डा की वैल्यू निकाल के देख लो। 1/λ इज r × 3 आ गया और ये कितना हो गया? 33 हो गया। 33 डिवाइड बाई 16 × 49 और लैम्डा की वैल्यू 16 × 49 अपॉन 33 आर आ जाएगा। तो ऐसे करके आंसर निकाल लो। किसने बोला सर 33 आर आना चाहिए नीचे? तो मैं उसी से आंसर निकाल दूंगा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन जब आते हैं तो पूरी कैलकुलेशन जरूरत नहीं कि आप पूरा कैलकुलेट करके निकालो, थोड़ा बहुत देख लो नीचे 33 आर आ रहा है, 33 आर कर देना। कुछ लोगों का ये आंसर भी आ सकता है क्योंकि एग्जाम हॉल में 1/λ की वैल्यू ये आ रही है। लैम्डा हमेशा रेसिप्रोकल टू आर ही आने वाला है, 1/λ की वैल्यू ये आती है। पक्का हो जाएगा सर? देख लो what is the maximum wavelength line in the maximum wavelength in the line Lyman series of helium ion। अब एक बात बताना, लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा? लाइमन में कहां आते हो? 1 पे। मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए मतलब एनर्जी सबसे कम चाहिए, तो कहां से कहां जाओगे? 2 से 1। देख लो जाके एक बार कॉपी। 2 से 1 अभी जस्ट पे लिखा है। 1/λ क्या हो जाएगा सर? R इंटू हीलियम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 1/λ 4R। ये कितना हो गया? 1 - 1/4। सर 1/λ इज 4R। इसका रिसीव करोगे कैलकुलेट तो 3/4। लैम्डा इज नथिंग 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 3R। लैम्डा इज नथिंग 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 3R। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3R आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3R आ जाएगी। When electron jumps from 4th orbit to second orbit in helium plus, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में जा रहे हो, तो फोर्थ ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में जाओगे तो लाइट कहां जाएगी? सेकंड ऑर्बिट में जाओगे तो रेडिएशन एमिटेड कहां जाएगी? ऑब्वियस है ना भाई, किस में जाएगी? फोर्थ से सेकंड पे जाओगे तो विजिबल में जाएगी। ऑब्वियस है, किस में जाएगी? फोर्थ से सेकंड पे जाएंगे तो किस में चली जाएगी? विजिबल में चली जाएगी। ठीक है, हीलियम प्लस है, ऑब्वियस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही फॉलो करेगा। ड्रॉबैक क्या है? अब देखो सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हो गई, ये हो गया। अब ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल देखो, तो बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक क्या था कि भैया बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। भाई एक से ज्यादा के लिए एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। बोर्स ने एक चीज और एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर्स के बारे में बात करोगे तो उसने सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स बात की थी। आगे जाके हम सोमरफील्ड मॉडल पढ़ते हैं, ऐसे हमारे में है नहीं सिलेबस में, लेकिन एक चीज जानते हैं, सोमरफील्ड मॉडल पढ़ते हैं तो वहां पे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आते हैं, वो नहीं बता पाया था। बोर्स ने एक दो चीजें और नहीं बताई कि सर स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे एमिट हो जाती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे एमिट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जीमैन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में क्या बोलते हैं? जीमैन इफेक्ट। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती हैं तो उसी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती हैं तो ये बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। बोर्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। भाई बोर्स ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट होता है, कैसे एग्जिस्ट मतलब एमिट होता है, कैसा क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया बोर्स ने। लेकिन ये बेचारी चीजें नहीं बता पा रहा था बोर्स। उसने बोला कि यार ठीक है, अब बोर्स को उंगली कर दी। बोर्स मॉडल बहुत खुशी वाला मॉडल था क्योंकि पहली बार कोई बंदा कैलकुलेशन लेके आया था। वो बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है,
इतने लेवल पे जाके बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम साइंस वाले हैं, हम लोग तो उंगली करने की आदत लगी पड़ी है ना, तो उंगली कर दिया हमने बोला भाई तू ये नहीं बता पा रहा बोर्स मॉडल, तुझे ये नहीं पता जीमैन इफेक्ट होता है, तुझे ये नहीं पता स्टार्क इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट होता है, ये जीमैन इफेक्ट होता है, तुझे ये पता ही नहीं चल रहा। लो भाई बोर्स ने बोला एक काम कर छोड़ दे यार, इनको नहीं चाहिए जिंदगी में, ये ना परेशान आत्मा रहना चाहते हैं, परेशान ही रहने दो इनको, ठीक है। जीमैन इफेक्ट क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में टूटना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलते हैं? स्टार्क। जिनको टोनी स्टार्क याद हो, अपने टोनी कक्कर नहीं भाई, टोनी स्टार्क बोल रहा हूं, ठीक है ना। टोनी स्टार्क कौन सा था, याद है? नहीं, टोनी स्टार्क, मैं भी टोनी स्टार्क देख लो अपने पास, आयरन मैन वाला स्टार्क याद है तो उससे याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है, स्टार्क इफेक्ट। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट लगेगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टार्क इफेक्ट बोल देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा लगेगा? स्टार्क इफेक्ट कर देते हैं, पक्का हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी चीजें बोर्स मॉडल की हुई, ये छोटी छोटी चीजें बोर्स मॉडल की हुई। अब यहां से श्रोडिंगर इक्वेशन तक जाने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो अगले दिन का टॉपिक है, वहां तक जाने के लिए अपने को बीच में पढ़ना पड़ता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एग्जैक्टली वैसा ही है। डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली ने क्या बोलना शुरू किया, देख लो अपने पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था। इस बंदे ने क्या बोलना शुरू किया, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। इसने बोला कि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, एम मास का अगर मैटर है और v वेलोसिटी से गुजार रहा है, एम मास का मैटर है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके पीछे एक वेव क्रिएट होती है, इसके पीछे एक वेव क्रिएट होती है। जैसे आप कोई मूवीज में देखोगे या कहीं पे देखोगे ना, तो अगर कोई तेजी से मूव करेगा तो मूवीज में दिखा देंगे, या कोई फोटो खींचते टाइम आपका कैमरा मूव करा दो तो आपकी इमेज ना ब्लर हो जाती है। रीजन सर क्या हुआ, वेलोसिटी जैसे ही अचीव करेगा ना, आप पीछे क्या दिखाना शुरू कर देते हो, वेव नेचर। या गाड़ी उड़ के पीछे देखो ना, एक वेव धूल की उड़ रही होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग जैसे मूव कर रहे हैं ना, तो हमारे पीछे एक वेव बन रही है, वो अलग बात है, हमारा मास ज्यादा है तो उस वेवलेंथ बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है। इसको उसने नाम दिया, इन वेव को नाम दिया उसने मैटर वेव्स। इसने उसको क्या नाम दिया, मैटर वेव्स नाम दे दिया सर, इसको उसने नाम दिया मैटर वेव्स। ध्यान सुनना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था, उसने बोला कि यार मैटर वेव्स बनेंगी, और मैटर वेव्स क्या होंगी, m इंटू कोई भी m मास का बॉडी अगर v वेलोसिटी से घूमेगा तो वो एक वेव जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं मैटर वेव्स, और उसका जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मोमेंटम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मोमेंटम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मोमेंटम। जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मोमेंटम। तो लेमडा इज, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हटाऊं तो h अपॉन पी, लेमडा h अपॉन पी, पी क्या है, मोमेंटम। या इसी को मैं और सही से लिखना चाहूं तो h अपॉन क्या लिख सकता हूं, mv लिख सकता हूं। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये हम लोगों के पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये हम लोगों के लाइफ में फॉर्मूला आ गया कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि सर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर वो m मास की है, v वेलोसिटी से घूमेगी तो उसके पीछे एक वेव जनरेट होती है जिसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, मैटर वेव्स। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, और यही चीजें हमें फॉलो करनी है, पक्का। अच्छा, अब यहां पे कुछ कुछ नई चीजें भी आ जाएंगी, जैसे सर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। सर इसको काइनेटिक एनर्जी को ऐसा लिख सकता हूं क्या, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, mv का स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग, p स्क्वायर बाई 2m हो गया। सो व्हाट इज p, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो सर ये भी फॉर्मूला बन जाता है, ये भी फॉर्मूला बन जाता है, लेमडा का फॉर्मूला एक ये भी बन जाता है, लेमडा का फॉर्मूला एक ये भी बन जाता है। इवन अगर किसी इलेक्ट्रॉन या स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ही पता है, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में बात करेंगे, थोड़ी देर पहले ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था हम लोगों ने कि सर चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल Q इनटू Vs इज नथिंग काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फाइनली लेमडा का एक फॉर्मूला लिखता हूं जो इसमें देख लेना, h अपॉन सर सबसे बड़ा फॉर्मूला h अपॉन पी, h अपॉन mv। एक ही फॉर्मूला याद रखिए एग्जाम हॉल तक जाते जाते, 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी और h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स m इंटू q इंटू vs स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी को लेके एग्जाम हॉल में जाना है और यही आपको एग्जाम हॉल में नहीं आप पार करवाएगा। टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आने होंगे तो इन्हीं में से कुछ पूछ लेगा। अगर आपको m दिया है, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर काइनेटिक एनर्जी ये दिया है तो अंडर रूट ऑफ m आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दिया है तो अंडर रूट ऑफ m आएगा। यही 4 फॉर्मूले में पूरा का पूरा डी ब्रॉगली हो जाएगा। लेकिन डी ब्रॉगली पोटेंशियल, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक काम के लिए बहुत फेमस हुआ। डी ब्रॉगली ने एक चीज प्रूव कर दी, देखना ध्यान से। डी ब्रॉगली ने ना पहले वाली चीज प्रूव कर दी, ये देखो सर, अगर मान लो कोई वेव जनरेट हो रहा है,
अगर ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये अगर मान लो बोर्स के हिसाब से अगर बात करें, बोर्स ने एक बात बोली थी, बोर्स ने एक बात बोली थी, याद करो, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ये क्या बोला था बोर्स ने कि भाई साहब एम वी आर इक्वल्स टू एन एच पाई, ये बोर्स ने मान लिया था। डी ब्रॉगली ने बोला एक मिनट रुको मैं बताता हूं कैसे ये होता है। ये देखो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, एक बात बताना, यहां से लेकर यहां तक के लेंथ को क्या बोलते हो आप लोग, लेमडा बोलते हो। यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलते हो, लेमडा बोलते हो। यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलते हो, लेमडा बोलते हो। और अगर मैं सही से देखूं तो 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज नथिंग, एन लेमडा दिख रहा है क्या, अगर एन लेमडा एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा पक्का। अच्छा सर देखना अपने पास 2 पाई आर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये क्या लिख सकता हूं, ये देखना अपने पास NH अपॉन, ये भी एक फॉर्मूला है, यूज कभी भी कर सकते हैं, NH अपॉन, सर आपने लेमडा की वैल्यू क्या पुट करी है, mv पुट करी है, h अपॉन mv। सर इसको देख लो, mvr इज नथिंग NH अपॉन 2 पाई। सर बोर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो प्रूव अब जाके होता है। अगर डी ब्रॉगली नहीं आता तो बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट हम हवा में मान रहे थे, अब बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को हमने क्लियरली मान लिया कि भैया हाँ सही बोल रहा था, बोर्स एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। ये चीज हमने प्रूव कर दी, किसका यूज करके, एंगुलर मोमेंटम यूज करके, किसका, डी ब्रॉगली का। अच्छा मास जितना बढ़ाओगे ना, एक सिंपल सी बात बताता हूं, जितना मास बढ़ेगा वेवलेंथ उतना ही क्या हो जाएगा, कम। कोई बोलेगा सर हम लोग का तो वेव जनरेट भी होगा ना तो बहुत छोटा वेवलेंथ का होगा। अगर देखा होगा मूवीज में या कहीं क्रिकेट मैच देखा हो तो उसके पीछे बॉल्स को ट्रैक कैसे करते हैं, बॉल्स को ट्रैक करने के लिए बॉल्स में मशीन थोड़ा ना लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वेव जनरेट कर रहे थे, वेव को चेक कर लेते हैं। देखा होगा बॉल्स में, या कभी एलबीडब्ल्यू का डिसीजन देखा हो तो उसमें क्या होते हैं, वेव दिखा रहे होते हैं कि भाई इस तरह से गया बॉल, बॉल की ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, ऑब्वियस उसने वेव्स जनरेट की होंगी। मैटर है ऑब्वियस, मास छोटा है, वेलोसिटी हाई है, तो ऑब्वियस क्या होगा, लेमडा अपने पास दिख जाएगा पक्का। ये जितने भी चीजें होती हैं वो सारी सारी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो डी ब्रॉगली ने ये सब बातें करी, ये फॉर्मूला हुआ, यही फॉर्मूला लेके आपको एग्जाम हॉल में जाना है और इसके ऊपर भरपूर क्वेश्चन करने। देखो देख लो क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके साथ एलोकेटेड होगा, लेमडा क्या होता है, h अपॉन mv होता है। अगर सर वेलोसिटी सबकी इक्वल मान लेते हैं, सबसे कम मास जिसका होगा उसकी सबसे ज्यादा हाई होगी और सबसे ज्यादा मास जिसका होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो मास सबसे हाईएस्ट किसका है, SO2 का है। मास सबसे हाईएस्ट किसका है, SO2 का है। सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ये निकालना है, सर कैसे निकालें, तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है, सीधा सीधा लेमडा इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं, h अपॉन mv लिख दूं। सर याद रखिएगा h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स में ले रहा हूं। मास याद रखना, यहां मास क्या लोगे, केजी में लोगे, क्यों, क्योंकि सर आपको इसका यूनिट फॉलो करना है। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, तो सर क्या हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करता हूं तो 1.1 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो 1.1 हो जाएगा और 10 की पावर -33 मीटर्स आ जाएगा। यही होगा शायद, -33 मीटर, कितना हो गया यार, थोड़ा जल्दी जल्दी में कर दिया, कितना हो गया, 6 से डिवाइड कर दो ना, तो 6 से क्या हो गया 100, 10 की पावर -1, ऊपर आएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ठीक तो है, 1.1 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बस याद रखना, यहाँ फॉर्मूले में लिख भी देता हूँ भैया, यहाँ फॉर्मूले में क्या पुट करना है, m जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए, हमेशा हमेशा किस में होना चाहिए, kg में। वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, तभी लेमडा जो आएगा मीटर में आएगा, तभी लेमडा जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर्स में आएगा, तभी लेमडा किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। ये देख लो। अब इसके क्वेश्चंस ऐसे ऐसे दिए हुए हैं कि सर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते जाओ। अरे भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन काइनेटिक एनर्जी केस में क्या कर रहे थे, 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सीधा सीधा फॉर्मूला था, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो, 10 की पावर -34 डिवाइड बाई √2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 9.1 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास है, सर काइनेटिक एनर्जी पुट कर दो, आंसर निकालते जाओ। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आंसर निकालने जाएंगे वो अलग कहानी, आप निकाल लोगे, उतना मुझे टेंशन नहीं, कैलकुलेशन मेरे लिए सरदर्द नहीं है। बस हाँ ये देख लो कॉन्सेप्ट लगाने आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देख लो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगेन, ये तो सेमी क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेमी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना, सेमी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक सुंदर सा क्वेश्चन और दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना सुंदर सा है,
अगर वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस, देखो कहानी कैसी बनाई गई है, वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, मतलब लैम्डा जो है वो किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है, तो लैम्डा किसकी हो गई, वेलोसिटी के इक्वल। तो सर लैम्डा क्या होता है, h अपॉन mv होता है। लैम्डा सर h अपॉन वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, h अपॉन m हो गया। अब तो मैथ लगा देना है आपको, ये मैथ लगानी है। अरे डॉक्टर बनने के लिए इतना मैथ तो आता ही है ना अपने को। अब तो सर हम लोग सेशन एंड पे आ गए, मतलब अब फिजिकल केमिस्ट्री एंड हो रही है, तो अब तो सब बेसिक चीजें। लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन होगा, अभी जस्ट किया, लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका आएगा, जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी दिख रही है सर, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। सबसे कम जिसका मास होगा उसका सबसे हाईएस्ट, और हाईएस्ट नहीं निकालना है, सबसे लोएस्ट निकालना है। सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का, तो ऑब्वियस है उसका मास ज्यादा है, तो लैम्डा उसका सबसे कम हो जाएगा। If hydrogen atom h is the radius of atom, de Broglie wavelength of electron in third orbit, बहुत सही क्वेश्चन। x is the radius of first orbit, ठीक है, x is the radius of first orbit। पहली बात बताओ, थर्ड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 पाई rn इज इक्वल्स टू n लैम्डा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था शायद। तो सर 2 पाई रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, लैम्डा। और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या आता है, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू n स्क्वायर बाई z। 0.529 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो है, तो इसको क्या बोल देते हैं सर, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मानते हैं, तो ये क्या हो गया सर, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज नथिंग सर, रेडियस ऑफ वन ऑर्बिट इनटू 3 का स्क्वायर 9, 9x आ जाएगा, यही होगा, इसको पुट कर दो। सर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई 9x अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 6 पाई x। सर अपने पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 पाई x हो गया। सुंदर था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना जिनको आप सर कहीं भी करोगे मजा आएगा अपने पास। सर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ दे हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेटेड थ्रू 50 वोल्ट्स एंड 200 वोल्ट्स, मतलब यहाँ वोल्टेज वाला क्वेश्चन दे दिया, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, h अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स मास इंटू q इंटू वीएस था, स्टॉपिंग पोटेंशियल था, यही फॉर्मूला था। अब सर एक बात बताओ, सबके ऊपर क्या है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन ही है, मास सेम है, तो सर लैम्डा क्या होगा, मैं सीधा सीधा लिख दूं, लैम्डा इज नथिंग अंडर रूट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या वोल्टेज, यही होगा, वी ले लेता हूं। अगर मुझे लगता हो सर आप वोल्टेज ले लो तो ये ले लेता हूं, लैम्डा इज अंडर रूट ऑफ वोल्टेज, तो सर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट V2 अपॉन क्या हो जाएगा, V1, और V2 अपॉन V1 ये 200 हो गया, और ये कितना हो गया 50, 4:1, 2:2 क्या हो जाएगा 1, लैम्डा 1/2, लैम्डा 1/2 क्या होने वाला है, लैम्डा 1/2 क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, पक्का। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो। सर जब तक श्रोडिंगर नहीं आया था तब तक लोगों ने बहुत सारी चीजें करी। सबसे पहले कौन आया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लेके कौन आया, हाइजेनबर्ग आया। हाइजेनबर्ग ने थोड़ा सा तुक्का मारा, बोस को प्रूफ किया, उसके बाद अगला बंदा जो बहुत कॉन्फिडेंस में आया वो कौन था, हाइजेनबर्ग, ठीक है। डी ब्रॉगली आया, डी ब्रॉगली के बाद कौन आ गया, हाइजेनबर्ग आ गया। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, इसने बोला भाई सीधी सी बात करता हूं मैं, एक बात बताओ, तुम्हारे रूम में एक मक्खी है या एक डस्ट पार्टिकल है, तुम उसके एग्जैक्ट मोमेंटम कैसे बता सकते हो। अगर मक्खी है तुम मक्खी का एग्जैक्ट पाथ थोड़ी ना बता सकते हो कि सर एक जो मक्खी है वो घर में ऐसे ऐसे घूमती है, कभी नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। एक डस्ट पार्टिकल है, अगर एक पॉल्यूशन का डस्ट आया, एक डस्ट आया तो डस्ट का पार्टिकल का आप रास्ता नहीं बता सकते ना कि सर वो ऐसे 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 कहीं कहीं गया होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। डस्ट पार्टिकल ऐसे मूव नहीं करते, क्यों, क्योंकि सर उनके केस में क्या होता है, उनका एक्चुअल मोमेंटम या उनकी एग्जैक्ट पोजीशन आप बता ही नहीं सकते, बहुत माइक्रोस्कोपिक के लिए होता है। माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए एक बात बोली उसने, क्या बोला कि सर आप कभी भी, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने करने की कोशिश करी तो आपके अंदर जो गलतियां आएंगी, जो अनसर्टनिटी आएगी, वो हमेशा किससे इक्वल टू किससे ज्यादा होंगी, h/4 पाई से ज्यादा होंगी।
सर ये देख लेना ध्यान से, व्हाट इज डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। सर अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी अगर मैं बात करूं तो अनसर्टिनिटी इन, ये क्या हो जाएगा, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम आ जाएगा। ये पोजीशन का हो गया और ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बारे में बात करूंगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बारे में बात करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बारे में बात करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देख लूं, एक चीज और जान जाना, इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में ऐसा भी लिखा जाता है, h अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख देते हैं, h बार। मतलब जैसे कहीं लिखा हुआ था mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 तो मैं इसको आज से ऐसा भी लिखा मिले तो बेहोश मत हो जाना, NH बार भी मिल जाएगा। जैसे ये देख लो, x h अपॉन 2 लिखा हुआ है, h अपॉन 4 लिखा हुआ है, तो h अपॉन 4 को 1/2 h अपॉन 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ h बार बाई 2। मैं इसको अलग से बॉक्स बना के डाल दे रहा हूं, देख लेना कहीं कहीं पे h बार दिख जाएगा। h बार मतलब कुछ नहीं, h अपॉन 2 दिखा रहा है। तो मैं यहां पे देखो कुछ कुछ चीजें निकाल रहा हूं, डेल्टा x इंटू डेल्टा p h अपॉन 4 या फिर h बार अपॉन क्या लिख सकता हूं, 2। पक्का सर मिनिमम कितनी वैल्यू होगी उस पे सारा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं, m इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मास तो फिक्स ही रहेगा ना भाई। तुम गलती कहां कर रहे होगे, मोमेंटम में निकालने में गलती कहां हो, मास तो फिक्स है। मैं दौड़ रहा हूँ, तुम क्या करोगे, वेलोसिटी गलत ले सकते हो, मास तो तुमने शुरुआत में ही मेजर किया होगा। दौड़ने से एक्सेप्ट लाइट की स्पीड ना पकड़ लो तब तक तो मेरा मास सेम ही रहेगा। तो सर m इंटू डेल्टा वी, तो यहां पे इसको यूज करके मैं एक चीज और निकाल सकता हूं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज नथिंग h अपॉन क्या हो जाएगा, 4 ठीक है, हो जाएगा। या इसी को अगर अनसर्टिनिटी कोई लिखना चाहूं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h अपॉन क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। सर ये भी एक रिलेशन हो जाएगा हाइजेनबर्ग का, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक रिलेशन होगा हाइजेनबर्ग का। यहाँ पे याद रखना डेल्टा वी इज नथिंग अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी। आप जो भी पुट करेंगे इन सब का ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसने बोला सर इसको भी पसंद नहीं आ रहा, तो एक काम करो, h अपॉन 4 है, एक काम कर लेते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोल देते हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, फोर्स बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स, फोर्स बोलेंगे। और फोर्स इंटू डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनर्जी या वर्क डन बोल देते हैं, एनर्जी या वर्क डन बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख लो एक और तरीका आ गया, हाइजेनबर्ग को लिखने के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ मैं, अलग अलग तरीके बता रहा हूँ हाइजेनबर्ग को लिखने के, कि सर ये हाइजेनबर्ग लिखने के तरीके अलग अलग कौन कौन से हो सकते हैं। ये देख लो कौन कौन से हो जाएंगे, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज नथिंग h अपॉन क्या आ जाएगा, 4 पक्का। तो एनर्जी का मोमेंट, एनर्जी का चेंज, डेल्टा टी का चेंज h अपॉन 4 अलग अलग तरीके से आप क्या लिख रहे हो, हाइजेनबर्ग लिख रहे हो कि सर ये इसको देख लो चाहे उसको देख लो, ये तरीके हैं लिखने के। कहीं कोई बोले सर क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो क्या, फॉर न्यूमेरिकल्स आप क्या करते हो, फॉर न्यूमेरिकल्स आप क्या करते हो, सर इससे तो बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो आप क्या कर लेते हो, इन सबको इक्वल कर देते हो। याद रखिएगा अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये इक्वल कर दीजिएगा, आप न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वल, क्योंकि इससे तो ज्यादा ही होगा ना, इससे कम तो होगा नहीं। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आनी है, यही आनी है, तो इससे तो कम होने से रहा, इससे तो ज्यादा ही रहेगा, तो आप इक्वल करके निकाल लेना अपने पास। ये जितना भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिख रहा है उन सबको इक्वल कर देना, आंसर निकाल देना, पक्का। तो सर अनसर्टिनिटी हमेशा हाइजेनबर्ग का यही बता रहा होता है। अब जैसे इसके क्वेश्चंस देखोगे तो क्या होगा, साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा अपने पास, सर इट इज इम्पॉसिबल, कभी भी निकाल ही नहीं सकते आप। इलेक्ट्रॉन का ये याद रखना, ये सब कुछ किसके लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक के लिए। बॉस ट्रक के लिए हम लोगों के लिए निकालना आसान है क्योंकि हम बड़ी बंद, हम लोग क्या होगा ऑब्वियस हमारा मोमेंटम एग्जैक्ट
एक एक चीज निकाल सकते हो, लेकिन बहुत छोटी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये बहुत छोटे लोग होते हैं, तो इन लोगों का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आप कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई हम लोग अब डिब्रोगली और हाइजेनबर्ग को यूज करते हैं ना, तो श्रोडिंगर ने बोला जब आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा तो आप उसकी एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि रास्ता सर्कुलर है कि इलिप्टिकल है, आप बता ही नहीं पाओगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक डस्ट पार्टिकल की तरह उड़ रहा होगा, हाँ ये बता सकते हो यहां मिल जाएगा, तभी जाके ना अपने पास देखोगे पी का शेप कैसा आता है, ऐसा आता है, एस का शेप कैसा आता है, ऐसा आता है, डी का शेप क्या आता है, वो इसी के हिसाब से तो बताने लगा कि हाँ भाई आपको ये पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, कहां होगा नहीं बता सकते, इस एरिया में होगा ये पता चल सकता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि घर में एक मक्खी है, तुम क्या बोलोगे कि सर मक्खी का ना इंटीग्रेशन मतलब सॉरी जगह का पूरे रूम का वॉल्यूम में कहीं एक मक्खी है, कहां है मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट उसका पाथ नहीं, मक्खी चलते नहीं थोड़ा बोलती है कि मैं एक्स एक्सिस पे चल रही हूं, मैं वाई एक्सिस पे चलूंगी, नहीं बता सकते। ये बात सबसे पहले किसने बोलनी शुरू करी, हाइजेनबर्ग ने। उसने बोला एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट मोमेंटम आप बता ही नहीं सकते हो किसी बंदे का, पक्का। अच्छा ये देखो, अगर बोला गया अनसर्टिनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस देन द अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा एक्स इज नथिंग 2 टाइम्स डेल्टा पी आ गया, तो अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी बताइए, अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी बताइए, तो क्या हो जाएगा एक बात बताओ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या ले लेता हूं 4 पाई, सर डेल्टा एक्स को क्या लिख देता हूं 2 टाइम्स डेल्टा पी लिख देता हूं इंटू डेल्टा पी, मेहनत करवाएगा ये लग रहा है, एच अपॉन 4 पाई। सर ये देख लो अपने पास 2 टाइम्स मास इंटू डेल्टा वी इंटू मास इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। सर यहां से डेल्टा वी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच अपॉन 2 पाई 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई इधर आ जाएगा 2m स्क्वायर आ जाएगा। तो सर डेल्टा वी कितना आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, m का भी बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, पाई बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, m बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और ये 2 बच जाएगा, h अपॉन 2 पाई। कौन सा बचेगा अपने पास, और इसी को क्या लिख सकते हो, अब देखो वो जानबूझ के मजे ले रहा है, अब वो सामने वाला समझ रहा है कि मैं सामने वाले को फंसा सकता हूँ, h अपॉन 2 पाई वो क्या लिख सकते हो, h बार भी लिख सकते हो ना। देखो कितना सुंदर, इसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते सर, इसके क्वेश्चन बहुत इजी से आएंगे, लेकिन सर ये दिक्कत क्रिएट कब करता है, जब आपको न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे आपने यूनिट डायमेंशन गलत किया, जैसे मास हमेशा केजी में लेना है, ग्राम में पुट करोगे हमेशा ही गलत आएगा। सर डेल्टा पी की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 10 की पावर -5, डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी क्या होगा सर आप ध्यान से देखो ना, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या हो जाता है, एच अपॉन 4 पाई। सर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। सर डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एच पाई 4 पाई एम इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। सर एच की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा वी की वैल्यू निकल जाएगी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सर 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, सर मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है नहीं, मास की वैल्यू 0.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 10 की पावर -5। कैलकुलेट करना शुरू कर दो, आप 10 की पावर्स में ही आंसर लेके आ सकते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। देख लो मैं दिखा देता हूँ, किसी को लग रहा हो सर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब 0.25 को आप कितना लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, तो आप ऐसे कर दिया करोगे, ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, 4 से 4 चला गया, क्या हो जाएगा 6.6 अपॉन 3.14, 10 की पावर में देखना -34। सर ये -3 और -5 -8 हुए, +8 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.6 3.14 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -26 कितना आ रहा होगा, कौन सा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं पूरा कैलकुलेशन करके मानना है भाई, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप एग्जाम हॉल में वो कैलकुलेशन करोगे जो आपसे जल्दी हो सकता है, पूरा कैलकुलेशन करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आसपास का राउंड ऑफ आंसर मारना शुरू कर दो, ऑप्शन देख के दिख रहा है कि सर यहाँ राउंड ऑफ चल सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालते चले जाओ। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब डेल्टा एक्स दे दिया गया कि सर इसी के अंदर वो गलती इसी के अंदर हो सकती है, 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स दे दिया गया है। बोला जा रहा है कि सर डेल्टा वी की वैल्यू बताओ, अभी जस्ट फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा था 4 पाई एम इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, यही होगा। सर वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। अब ये वैल्यूज पुट कीजिए आप, 6.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -34,
4 इंटू 3.14 इंटू m की वैल्यू कितनी हो गई सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg में पुट करना है, और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 10 की पावर, इसको लिख देता हूं 10 की पावर -9। आपको देख लो, अगर लग रहा है कैलकुलेशन पूरा करना है तो कर सकते हो, बाकी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं कि बिना कैलकुलेशन के आंसर निकालने की। सर ये कितना हो जाएगा -34, ऊपर जाएगा +31 +9, 6.6 अपॉन, इसको कर लेता हूँ 436.4 इंटू 3.14, ये 10 की पावर -40 और +6 आ जाएगी, यही आ जाएगा। अब +6 में देख लो कितना बड़ा आंसर आएगा। अब यहां थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि यहां पे देखो 6.6, इसकी वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कम होगी, यहां बड़ी करेंगे, जैसे ही बड़ी करेंगे 10 की पावर क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो 10 की पावर 6 में तो आंसर नहीं आएगा, 5.79 एग्जैक्टली करना चाहो तो ऐसा हो जाएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कैलकुलेट, आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा, जो लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो नहीं कर सकते भाई, आप देख लो 0.057 आ रहा है, इसकी वैल्यू 0.057 आ रही है, 0.057, हाँ, इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 6, तो एक साथ जीरो करेंगे तो 0. हाँ नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 0.10 की पावर, अरे -11 था यार, -11 था, +11 होगा, +11 होगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 42 माइनस +8 हो जाएगा, यहाँ +8 होगा, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे 5.7 इंटू 10 की पावर +8, हाँ चलो यार सॉरी गलती से हो गया, 5.7 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, 5.7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लो। एक चीज और हो गई पता है तुम्हें, हाइजेनबर्ग ने एक चीज प्रूव करी। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी, हाइजेनबर्ग ने, देख लो उसके बाद खत्म करेंगे, वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकते न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में लेके चले गए इलेक्ट्रॉन को, क्यों नहीं हो सकते, किसने पूछा भाई क्यों नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्यों नहीं होगा, तो उसका रीजन हाइजेनबर्ग ने बताया, बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, अगर न्यूक्लियस में लेके चले गए तो सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है 10 की पावर -15, और यही मेरा उसी टाइम, अगर मान लो उसने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया तुमने, तो मान लो, मान लेते हैं ना, गलत कैसे प्रूफ करूंगा, तो मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं वहां चला गया। अब एक बात बताना, अगर रेडियस ऑफ डेल्टा एक्स आ गया, व्हाट इज डेल्टा वी, h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। सर h/4π 10 की पावर -34, ये देख लो 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना आ गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। सर डेल्टा वी का देखना, अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, सर ये चीज ना बार बार आ रही है, तो जो लोग थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं उनको ये वैल्यू याद हो जाती है। बाकी आपको मैं इधर दिखा देता हूं, मुझे उससे जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस क्या हो जाएगा 31 और प्लस कितना आ जाएगा 15। आपने इसको भी जस्ट सॉल्व किया था, 0.057 आया था, इंटू 10 की पावर कितना हो गया 46 प्लस 12 आ गया, मतलब इनके हिसाब से 5.7 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। सर अगर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा भाई साहब कभी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी स्पीड किससे ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने कहां पहुंचा दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को किस में डाल दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को आपने कहां डाल दिया, न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को आपने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी का अनसर्टनिटी है वो किस में चला जाएगा, सोचो स्पीड ऑफ लाइट, आपकी अनसर्टनिटी इतनी ज्यादा है, सर्टनिटी तो पता नहीं कहां होगी, मतलब इसी के रेंज में चल रहा होगा ना। अगर मैं 100 +-1 लिखता हूं ना, यूनिट डायमेंशन लगाओ तो अनसर्टनिटी जो होती है +-1 में, तो इसकी अनसर्टनिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो यार देख लो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसने बताया, तो ये बताया हमें, किसने, ये बताया हमें हाइजेनबर्ग ने।
अब देख लो इस तरह क्वेश्चन अब हाइजेनबर्ग अपने पास ऐसी ऐसी बातें करेगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, गोल्फ बॉल है, इसका मास कितना है 40 ग्राम। जैसे ही 40 ग्राम दिखे ना, इसको फटाफट ऐसे लिख दिया करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में न्यूमेरिकल्स में आपको ये अलर्ट मोड पे रहना है। स्पीड कितना दिया है 45 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया है, उसकी अनसर्टनिटी नहीं दी है। उसकी अनसर्टनिटी क्या बोल रहा है कि सर उसकी अनसर्टनिटी क्या होगी, डेल्टा वी जो होगा ना उसका 2% है, मतलब 45 का 2% कितना हो जाएगा सर 0.9 मीटर पर सेकंड। ये उसकी अनसर्टनिटी है। बोल रहा है पोजीशन में बताओ, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है h/4πm इंटू डेल्टा वी। पुट कर दो, अब सब सारी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालने हैं भाई साहब। अब बार बार देख लो अपने पास 4 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है, मास कितना दिया है बॉल का 40 इंटू 10 की पावर -3 इंटू डेल्टा वी कितना हो गया सर 9 इंटू 10 की पावर -1। तो मैं अब सीधा सीधा ये लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ना कुछ कुछ चीजें याद हो गई हैं कि सर ये वाली चीज ना, इसका वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू 10 की पावर -34 +3, और ये कितना हो गया +1 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 40। इसकी वैल्यू मैंने याद कर ली थी, कितनी हो गई थी 0.057 डिवाइड बाई 40 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो गया -30। सर इसको और ज्यादा 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 से डिवाइड करने वाले को 0 पॉइंट, इसको और ऐसे लिख देते हैं ना 0.07 इंटू 10 की पावर -31, ये कितना हो जाएगा 0.0। ये वैल्यू अब याद हो जानी चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके आसपास आप राउंड ऑफ कर लो। 0.01 और 14 इंटू और क्या हो जाएगा 2, तो इंटू 10 की पावर -31, तो 1.42 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -33। तो सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप एक्यूरेसी देखो, यहाँ कॉन्सेप्ट एक ही था कि डेल्टा वी नहीं दिया हो डायरेक्ट, तो डेल्टा वी नहीं दिया हो तो यही न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, उठा उठाए कर लो अपने पास। डेल्टा वी नहीं दिया है तो यही न्यूमेरिकल्स उठा उठाए करते चले जाओ पक्का। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है अगेन, यहाँ पे अनसर्टेनिटी पोजीशन, फिर से वही सेम चीज दी हुई है, डेल्टा वी नहीं दिया हुआ है भाई। अब जल्दी जल्दी कर लो, डेल्टा वी नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे 0.001%, मतलब इतना इंटू सर कितना वेलोसिटी है 300 मीटर। सर आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 0.003, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड आपकी डेल्टा वी है। डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा वी हो जाएगा h/4π 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है इसका इलेक्ट्रॉन का, फिर से वही आ गया -31, और वेलोसिटी कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर -3। मुझे अब ना इसकी वैल्यू याद कर लेनी है। जैसे देखो न्यूमेरिकल्स में आपको दिख जाएगा 0.057 डिवाइड बाई क्या कर दूं 3, और 10 की पावर -34 प्लस 31 प्लस कितना हो गया 30 सर 3, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट। तो 0.0 और इसको डिवाइड कर दो तो ये 1 हो गया 1.9 इंटू 10 की पावर -2, क्या आ जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -2। अब ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया है कि अनसर्टनिटी 0 हो गई, पोजीशन की डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी h/4π डेल्टा एक्स होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आप निकाल सकते हैं हाइजेनबर्ग में, कि सर हाइजेनबर्ग में क्या बोल रहा है कि सर अनसर्टनिटी इन स्पीड डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा एक्स के इक्वल हो गया। तो वैल्यू ऑफ अनसर्टनिटीज कैसे होंगी, तो कुछ नहीं, डेल्टा वी और डेल्टा एक्स इक्वल हो गए, तो ऐसे होता क्या था फॉर्मूला, यही होता था शायद। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं डेल्टा एक्स का स्क्वायर और h/ क्या लिख दूंगा 4πm, तो डेल्टा एक्स हो गया चाहे डेल्टा वी हो गया, इसको ये भी लिख सकता हूं डेल्टा वी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √h/4πm, √h/4πm क्या होगा सर, इससे ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है। वैल्यू ऑफ दिस अनसर्टनिटीज मल्टीप्लीकेशन जो देखोगे या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, तो बोथ ए एंड सी दोनों आ सकते हैं पक्का।
हो जाएगा सर। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन फिनिश किया है, बहुत सारे पोर्शन खत्म कर लिए। बोस मॉडल देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखा है, उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखी है और लास्ट वन हाइजेनबर्ग देखा है। कल की क्लास में बहुत शानदार चीजें आने वाली हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और कल क्वांटम नंबर्स आने वाला है, ऑब्बाउ आएगा, पॉली एक्सक्लूजन आएगा, सब कुछ आने वाला है कल की, मतलब अगली क्लास में। अगली क्लास भी शानदार सी होने वाली है, उसमें हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होगा और उसकी अगली क्लास में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए फिनिश हो जाएगा। आई होप सबको थोड़ी सी जर्नी अब काफी लंबी हो चुकी है, टाइम भी पास आ रहा है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा होगा, टेंशन हो रही है, लेकिन इन सारी टेंशन, इन सारी पैनिक सिचुएशन में अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करो, ट्राई करो, जहां से भी। कुछ लोग हो सकता है कि ये सीरीज उम्मीद से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, भाई मेहनत करने से मतलब है, मेहनत करते जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, बी मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही होने वाला है, पक्का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश करें, ट्राई करना आप डीबीबी इसके पूरी सॉल्व करो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।